So first of all, a very good morning to all of you. Very good morning, sir. Thank you, thank you. Good morning, good morning. Good morning, sir. Yes, good morning all of you. गुड मॉर्निंग। वैसे तो वीडियो में आप गुड मॉर्निंग करते ही रहते हैं, बस अब आज थोड़ा सामने सामने गुड मॉर्निंग हो रहा है आपके साथ। तो जैसे जैसे अब एग्जाम पास आ रहा है, वैसे वैसे काम थोड़ा सा और बढ़ जाता है और काम करने का तरीका बदल जाता है। काम बढ़ जाता है और काम करने का तरीका बदल जाता है। तो जब आप क्लास ही क्लास कर रहे होते हैं, तो क्लास के रिदम में कई बार हम लोग बहुत सारी चीजें स्किप कर जाते हैं जो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। करेक्ट। तो वो क्या है, क्लास के भाग दौड़ में वो ध्यान ही नहीं पड़ता है। हमें लगता है कि सिर्फ क्लास ही जीवन है, क्लास कर लिया, उसी से सीए बन जाएंगे, उसी से पास हो जाएंगे। बट क्लासेस दैट यू डू comprises of only 50%। कितना परसेंट? ओनली 50%। रेस्ट 50% एफर्ट और बाकी होता है, जो क्लास खत्म होने के बाद शुरू होता है। जिन बच्चों का क्लास ही खत्म नहीं होता वो रेस्ट 50% कर ही नहीं पाते, और जिनका क्लास खत्म हो जाता है उनको 50% के बारे में मालूम नहीं होता। तो हम और आप अभी इस सेशन में स्पेसिफिकली इसलिए मिलने आए हैं कि हम दिलो जान से चाहते हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ पास न हो, आप एक बहुत अच्छा मार्क्स लाकर अपने एग्जाम को निकालें। और रही अगर कॉस्टिंग की बात जो आप मुझसे पढ़ रहे हैं, तो मेरे नज़र में आपका पासिंग मार्क सिर्फ 80 है। ठीक है, 80 इज माई पासिंग मार्क। मेरे नज़र में आप पास तब होते हैं जब आप 80 लाते हैं। तो क्या 80 लाया जा सकता है, क्या 90 लाया जा सकता है, हम उन सब बात पे चर्चा करेंगे आज। पढ़ाई करना एक पार्ट है, एग्जाम देना दूसरा पार्ट है। ध्यान रखेंगे, पढ़ाई इज पार्ट 1, एग्जाम देना इज पार्ट 2। सो इन दोनों को कैसे साथ में टैकल करें। अभी आप पढ़ाई पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हैं, बट अब एग्जाम पे कैसे ध्यान देना है उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक सवाल आपसे पूछा जा रहा है, आप चैट में उसका आंसर बता सकते हैं। आपका लक्ष्य क्या है? संकोच मत करिएगा, बेझिझक बोलिएगा, उसी हिसाब से आगे का कॉन्वर्सेशन बढ़ेगा। ठीक है, चैट में टाइप कर सकते हैं। ऑप्शन 1 दिया है आपको जस्ट पास, और ऑप्शन 2 दिया है स्कोर वेल एंड ऑब्वियसली पास। देखो, प्रेशर में आके अपना व्यू चेंज मत कर देना कि भेड़ चाल में सब कोई दूसरा नंबर ऑप्शन चूज कर रहे हैं, तो सर मैं भी इसीलिए ऑप्शन 2 ही मार रहा हूं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए, यूनानिमस वोट आया है कि सर हमें तो ऑप्शन 2 ही चाहिए। तो अभी तक मन में क्या ख्याल थे कि बस क्लास कर लेंगे अच्छे से तो अच्छा मार्क्स आ जाएगा और पास हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो ट्यूशन ही नहीं लेते हैं। ठीक है, तो उनको समझाया जाता है कि बेटा ट्यूशन ले लो तो अच्छा मार्क्स भी आ जाएगा और पास हो जाएंगे। तो आप सेकेंड लेवल पे आ गए कि चलो ट्यूशन तो ले लें। कुछ बच्चे ट्यूशन ही नहीं लेते, लेवल 1 पे। जो बच्चे ट्यूशन लेते हैं वो लेवल 2 पे आ गए, तो आप लेवल 2 पे आ गए। तो अब बात है कि क्या ट्यूशन लेने से खाली अच्छा मार्क्स आ जाएगा? आप तो खुद ही पढ़े हैं, इतना दिन से पढ़ पढ़ के आपको समझ में आया ही होगा। क्या लगता है सिर्फ ट्यूशन लेने से अच्छा मार्क्स आ जाएगा? मैं तो इतने साल से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, जब आप सोचे भी नहीं थे कि आप सीए करोगे, उसके पहले से मैं सीए पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, आप तो शायद साल 2 साल 3 साल पहले सोचे होंगे, मेरे को तो पढ़ाते पढ़ाते 12 साल हो गया। तो तब से अभी तक ये रूल एकदम क्लियर है कि भाई साहब, सीए बनना या फिर अच्छा मार्क्स लाना इज नॉट जस्ट पॉसिबल बाई टेकिंग ट्यूशन।
सिर्फ ट्यूशन से नहीं होता। क्यों? क्योंकि देखो ट्यूशन में तो हमारे से हजारों बच्चे पढ़ते हैं, आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में दिख ही जाएंगे कि 1,000 बच्चे से ज्यादा बच्चे आपके बैच में हैं। तो हजार के हजार पास होते ऐसा जरूरी तो नहीं है, अटकते भी हैं। जैसे कि एक परिवार में अगर एक ही घर में दो भाई या तीन भाई साथ में रहते हैं, साथ में परवरिश मिलती है उनको, माँ बाप सारी सुविधाएं उनको बराबर देते हैं, तो भी एक भाई बहुत लायक निकलता है, दूसरा भाई नालायक निकल जाता है। परिवार में जहां कोई मान लीजिए बायसनेस होता ही नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन होता ही नहीं है, वहां पर ऐसा हो जाता है, तो ये तो एक संस्था है जहां पर हम लोग कहाँ कहाँ से जुड़े हैं। तो इसमें भी तो ऐसा हो ही सकता है कि आप सब सामान्य सुविधा अवेल करके भी सामान्य टीचर से सामान्य कंटेंट लेकर भी सामान्य मार्क्स नहीं ला पाते। ऐसा होता ही है। हर एक बच्चे का जो हमसे पढ़ता है या किसी भी टीचर से पढ़ता है इक्वल मार्क्स थोड़ी ना आता है। कोई कोई हजार में दो चार रैंक आता है, दो चार का 80 प्लस जाता है, दो चार का 90 प्लस जाता है, और बाकी सब वही मीडियोकर रह जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, हम आज उस पर चर्चा करने आए हैं। नॉर्मल क्लास में आप पढ़ाई तो कर ही रहे हैं, ये एक स्पेशल क्लास बुलाई गई है जिसमें हम आपके साथ यही मैटर पे डिस्कस करेंगे जो आपको आपके लक्ष्य तक लेके जाएगा, ना कि सिर्फ आपको ऐसा बताएगा कि ऐसा बताएगा कि आपको क्या पढ़ना चाहिए। यहाँ पे हम ये भी बताएंगे कि कैसे करना चाहिए, कैसे। ठीक है, सब कुछ कैसे पे निर्भर है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल की ओर जाते हैं। इस सवाल का जवाब पूरी ईमानदारी से दीजिएगा, चैट में टाइप करके बताइए। ठीक है, हाउ मच स्कोर यू एम फॉर। अब मुझे ऐसे प्लस नहीं चाहिए, 90 प्लस ऐसा नहीं चाहिए, एग्जैक्ट ईमानदारी से। 50, 70, 80, 85, 80 से 90, 80 चाहिए, 95 चाहिए, 90, 80, 70। यश बोल रहा है एग्जेम्पशन आ जाए। लिपिका, साहिल, स्वाति, ओके। 80, यशु का 60, नुपुर 85, मिनिमम 70, 85, 90, 95। रुपेश पूरा 100 मार दिया। चलो वेरी गुड। देखो बेटा, बात सीधी सी है, इंसान अपने सोच का ही खाता है। ये कहावत आती है इंग्लिश में, फूड फॉर थॉट। फूड फॉर थॉट मतलब जितना सोचते हो उतना खाने को मिलता है। ठीक है, इसलिए मैं आप में से सिर्फ एक ही इंसान के साथ हूं यहाँ पर, वो है रुपेश। जो हो सकता है ऐसे ही लिख दिया 100 मिल जाए, लेकिन सोच 100 की होनी चाहिए। कहते हैं ना, तारे सोचोगे तो चांद मिलेंगे, चांद सोचोगे तो धरती मिलेंगे, और धरती सोचोगे तो पाताल लोक में धस जाओगे। राइट? जितना ऊंचा सोचोगे, बेयर मिनिमम आपका सिक्योरिटी और ज्यादा आता है। जैसे अगर हम मेहनत कर रहे हैं मर्सिडीज गाड़ी को खरीदने के लिए, तो वर्स्ट सिनेरियो में साइकिल तो खरीद ही डालेंगे। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? अगर मेहनत करेंगे मर्सिडीज गाड़ी के लिए तो वर्स्ट सिनेरियो में साइकिल तो खरीद ही डालेंगे। उसी तरह से जब मेहनत करोगे 100 के लिए, कि मेरा एक नंबर भी क्यों कटेगा, एक नंबर भी, जैसे बचपन में मैथ्स का एग्जाम नहीं होता था, 100 में 100 चाहिए। मुझे याद आता है हमारा एक दोस्त क्लास 10 का बोर्ड का एग्जाम हॉल के बाहर खड़े होके ना फूट फूट के रो रहा था, फूट फूट के एकदम खड़े होके आंसू से बहरे जा रहा है, क्या हो गया भगवान जाने, जैसे कि वो फेल हो जाएगा। तो वो बाहर निकल के बोल रहा है कि मेरा एग्जाम में सब करेक्ट है, खाली एक क्वेश्चन में वो आता था ना एरिया वाला क्वेश्चन,
एरिया निकालो, तो उसमें आंसर निकलने के बाद वो एरिया का यूनिट लिखते थे स्क्वायर मीटर, तो स्क्वायर मीटर लिखना भूल गया, उसको लेके उसको दुख हो रहा है, पागल की तरह रोए जा रहा है कि मेरा 1 नंबर कट जाएगा उसके लिए, तो मेरा 100 में 100 नहीं आएगा। उस बच्चे का, माने उस दोस्त का, हमारे एग्जाम में एक्चुअली 100 में 100 आया था। फिर मतलब उसके लिए एग्जाम में नंबर नहीं काटा गया। मतलब उस तरह का स्पिरिट चाहिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप वो लाइए, उस तरह का बेंचमार्क टारगेट माथा में जचाइए। अगर वो सोच के रखोगे कि 1 नंबर भी मेरा काहे को कटेगा, तो वर्स्ट सिनेरियो में एग्जेम्पशन तो आएगा ही। मर्सिडीज के लिए मेहनत करोगे तो वर्स्ट सिनेरियो में साइकिल तो खरीदने की औकात बना ही लोगे। यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो हमेशा अपना बेंचमार्क को ऊपर रखोगे और उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, उसको कैसे लाया जा सकता है उसके ऊपर बात करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये दूसरा सवाल था मेरा आपके साथ। आइए अब हम बात करते हैं कि अल्टीमेटली स्कोर कैसे आएगा। ठीक है, पेशेंस रखिए, क्वेरी को लेकर सब पेशेंस रखिए और पूरा बात को ध्यान से सुनिए। कुछ भी बात सही लगे उसको नोट कर लीजिए और जरूरत पड़े तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, हाउ टू स्कोर की मैं बात कर रहा हूँ। इट्स ऑल अ मैटर ऑफ स्मार्ट रिविजन। अब ये वर्ड ऐसा हो गया ना कि आपको पता है, हाँ स्मार्ट स्मार्ट स्टडी स्मार्ट रिविजन सुने हैं, बट ये होता क्या है, तो वो होता क्या है अभी मैं उसको रिवील करने जा रहा हूँ, आप उसको ध्यान से समझेंगे। स्मार्ट, स्मार्ट का मतलब यही है कि बेसिकली कहते हैं ना, मेहनत तो कूली भी कर रहा है, मेहनत तो कूली भी कर रहा है, तो सिर्फ मेहनत से मार्क्स आता है ऐसा नहीं है। मेहनत आप भी सारा दिन पढ़ाई करने पे कर रहे हो और मेहनत सारा दिन कूली भी कर रहा है, तो आप में और कूली में फर्क क्या हुआ? मेहनत मैं भी कर रहा हूं, आप भी कर रहे हो, कूली भी कर रहा है, तो हमारे मेहनत का लेवल्स अलग है, डिफरेंस है कि हम लोग दिमाग से ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, वो लोग शरीर से ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। तो जो दिमाग से ज्यादा मेहनत करता है वो ही स्मार्ट हो जाता है। तो अब अपने एग्जाम में स्कोर लाने के लिए हम लोग स्मार्ट कैसे बने सर? स्मार्ट बनना है, ओवर स्मार्ट नहीं। स्मार्ट बनना है, ओवर स्मार्ट नहीं। देखो, आपको अपने प्रिपरेशन को 2 पार्ट में बांटना पड़ेगा। जैसे इस सीए इंटर की अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, सीए इंटर की एक जर्नी है। ठीक है, मैं अज्यूम करके आपको बताऊंगा, अभी जो बातचीत आपके साथ हो रही है वो एक अजम्पशन पे हो रही है कि आपका आने वाले टर्म में दोनों ग्रुप का एग्जाम है। ठीक है, एक ग्रुप का है तो अकॉर्डिंगली वो टाइम आपका डबल हो जाएगा। मैं 2 ग्रुप का एग्जाम को लेके चल रहा हूँ कि आने वाले टर्म में, से नवंबर टर्म पकड़ लेते हैं, नवंबर 21 एक एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, उसमें आपका 2 ग्रुप का एग्जाम है। ये मेरा अजम्पशन चल रहा है आपके साथ। ठीक है, इफ आई एम अज्यूमिंग दैट, देन हाउ थिंग्स विल फ्लो। सो सबसे पहले एक चीज ध्यान रखना है कि रिवीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो एक कहावत आता है, कहावत क्या, दोहा आता है कबीरदास जी का, आपने सुना होगा। हाँ, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोय, सुना है ना क्या आपने? पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का जो पढ़े सोई पंडित होए। उसी को मैंने मॉडिफाई किया आपके लिए कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, यानी क्लास कर कर जग मुआ। आप लोग अभी तक क्या करें, पोथी पढ़ रहे हैं, यानी क्लास कर रहे, क्लास कर कर जग मुआ स्कोर किया न कोई। क्लास कर कर जग मुआ स्कोर किया न कोई, ढंग से रिवीजन जो करे उसके ही मार्क्स होए। ढंग से रिवीजन जो करे उसके ही मार्क्स होए। खाली क्लास करने करने से स्कोर नहीं आता। अगर ढंग से रिवीजन करोगे तो स्कोर आएगा। स्कोर करने के लिए ढंग से रिवीजन, वो ढंग से रिवीजन पे हम लोग बात कर रहे हैं। तो आइडियल सिनेरियो बोलते हैं कि सारा क्लास एग्जाम के कम से कम 2 महीना पहले खत्म हो जाना चाहिए। आइडियल सिनेरियो कि सारा क्लास एग्जाम के 2 महीना पहले खत्म हो जाना चाहिए। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो ये टारगेट अचीव कर रहे हैं, पहले मुझे टाइप करके बता दीजिए कि सर मेरा हो रहा है।
2 महीना पहले हो जाएगा, या खाली हो जाएगा आप टाइप कर दीजिए तो मैं समझ जाऊंगा। अंशुका अनुष्का बोल रही है हो जाएगा, ईशा, ऋषभ, प्रणय, स्वाति, प्रज्ञा, पीयूष, अपूर्व, यश, नंदिनी, अमन बोल रहे हैं जुलाई में खत्म हो जाएगा, तो अगस्त सितंबर अक्टूबर बचेगा। वेरी गुड। जिनके पास ज्यादा बचेगा उनके लिए तो सुहागा है, सोने पे सुहागा। जयश्री इज प्रिपेयरिंग फॉर जुलाई, तो आप देख लीजिए अब जुलाई के लिए आप अगर तैयार कर रहे हैं तो आपके पास 2 महीना बचा था कि नहीं, आप चेकअप कर लो। जुलाई वालों के लिए मैं एक्चुअली बात नहीं कर रहा हूँ अभी, बट आप सुन सकते हो कि क्या क्या चीज करना चाहिए। अगर आपने वो नहीं किया, अगर टाइम बचता है तो आप उसको कवर अप कर सकते हो, बट रेस्ट आपको अपने हाथ में 2 महीना बचाना है। ठीक है, कम से कम। अगर 2 से ज्यादा बच रहा है, कुछ बच्चों का यहाँ पे बच रहा है 2 से ज्यादा, तो नथिंग लाइक इट। 3 महीना बच जाए तो बहुत अच्छा। अगर 3 महीना बच जाए तो बहुत अच्छा, बट अगर 2 महीना बच रहा है तो भी चलेगा। अब वो 2 महीना को मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि हम लोग 2 रिवीजन में बांटेंगे। एक्चुअली 3 रिवीजन लगता है, तो एक रिवीजन द डे बिफोर हो गया, लेवल 3 द डे बिफोर योर एग्जाम हो गया, लेवल 2 है और लेवल 1 है, तो लेवल 2 1 को मैंने 2:1 का रेशियो में बांट दिया। जैसे 60 डेज अपने पास अगर है तो 2:1 में बांट दिया, 40-20 कर दिया। बाई चांस आपके पास मान लीजिए 90 डेज बच रहा है तो आप फिर 2:1 में बांट देना, 60 और 30 कर लेना, आपके पास थोड़ा सा ज़्यादा टाइम रहेगा। ठीक है, तो 60 डेज का प्रोग्राम बना रहे हैं। लेवल 1 है आपका 40 डेज और लेवल 2 है 20 डेज। ठीक है, अगर आप चाहो जिनका 90 डेज बच रहा है तो वो ऐसा भी कर सकते हैं, 2:1 का रेशियो में बांट सकते हैं। आप ये सब नोट कर लीजिए, जिनका 90 डेज हाथ में बच रहा है आप उसको 3 रिवीजन में 2:1 में बांट दीजिए, और जिनका 90 डेज बच रहा है ना उसके पास ये लेवल 4 एक और आ जाएगा जो हो जाएगा द डे बिफोर एग्जाम। जिनका हाथ में 90 डेज बच रहा है उसके पास एक और लेवल 4 आ जाएगा द डे बिफोर एग्जाम, और जिनका 90 डेज बच रहा है वो 3 रिवीजन 2:1 का रेशियो में बांट देंगे। 90 डेज बचा है, मेहनत से 1 महीना और बचाया हाथ में, तो वो एक बार और रिवाइज कर सकता है। ठीक है, तो मुझे अभी समझाने दीजिए पूरा लेवल 1 को। ठीक है, लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड लेवल नंबर 1 फर्स्ट। लेवल 1 हम लोग जब पढ़ते हैं इसका मतलब है प्रैक्टिस एंड मार्किंग करना है 40 दिन में हर सब्जेक्ट का। तो 40 दिन का भी मेरा प्रोग्राम आप समझो, अगर आपको लगे कि आपका कोई ज़्यादा दिन बच रहा है तो अकॉर्डिंगली आप उस डेज को बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, या उसमें थोड़ा कस्टमाइजेशन कर सकते हो। बट फिलहाल प्रैक्टिस एंड मार्किंग होता है लेवल 1 का गोल। लेवल 2 का गोल होता है रिटेंशन एंड रिव्यू ऑफ सम्स, और लेवल 3 होता है रीडू ऑफ लेवल 2। ठीक है, जिनके पास 60 डेज हाथ में बचता है वो लेवल 3 वो लेवल 3 को डे बिफोर एग्जाम ही कर पा रहे हैं, और जिनके पास हाथ में 90 डेज बचता है वो अपना डेज को 2:1 में तोड़ेंगे, तो लेवल 3 में भी कुछ डेज आ जाएगा, लेवल 2 में भी आ जाएगा और लेवल 1 में भी आ जाएगा। फिर उनके लिए एक एक्स्ट्रा हो गया द डे बिफोर एग्जाम, तो 90 डेज वालों को एक एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल जाता है। फिलहाल एक बार 60 डेज के हिसाब से प्रोग्राम को आगे समझते हैं। तो सबसे पहला लेवल में आप क्या करते हो, लेवल 1 जो आपका रिवीजन है उसमें आप क्या करते हो, उसमें अप्रोक्स जैसे मैंने 40 डेज आपको बताया, तो 8 सब्जेक्ट हैं आपके, तो 8 सब्जेक्ट के लिए आपके पास सिर्फ 5 दिन पर सब्जेक्ट है। अब 5 दिन में आप लोग का सवाल आता है सर कितना घंटा पढ़ना चाहिए, जितना खींच सके, उसका कोई घंटा का कैलकुलेशन नहीं है। मतलब आप सुबह 7 बजे से लग जाओ या 6 बजे से लग जाओ या 5 बजे से लग जाओ, जब तक खींच सको। 6 से 7 घंटा का सोने का टाइम तो रखना ही पड़ेगा, और उसके बाद आपका बीच में डेली रूटीन में जो 1-2 घंटा जाएगा जाएगा। उसके बाद जितना टाइम बचे, 12 घंटा, 14 घंटा, 15 घंटा, जितना बचे वो खींच के आपको देना चाहिए। मतलब 14 घंटा पढ़ना पॉसिबल है, अगर हम बोलें इम्पॉसिबल नहीं है। आप लोगों को मैं समझाता हूँ ना, ओवरहेड्स में मैक्सिमम कैपेसिटी, प्रैक्टिकल कैपेसिटी, मैक्सिमम कैपेसिटी 24 घंटा है, तो प्रैक्टिकल कैपेसिटी 14 घंटा पॉसिबल है। आप अगर खींचना चाहे तो खींच सकते हैं, मतलब 5 दिन में 70 घंटा पढ़ा जा सकता है। सो कॉस्टिंग की बात करेंगे अभी आपसे। सिर्फ कॉस्टिंग में इस लेवल के लिए आपको 2 रिसोर्स चाहिए, वो है आपका
सीए इंटर कॉस्टिंग दिव्य जड़ी बूटी बुक हाल में अभी ये आप लोगों के लिए बनाया गया है, भिजवाने का प्रयास किया गया है, बहुतों को डिस्पैच हो चुका है, बहुतों को मिल भी चुका होगा। और कुछ लोग स्टूडेंट्स का कलेक्टेड सेंटर मोड में था, तो वो लोग को आके लेना पड़ेगा, ये सब बताया जा चुका है आप लोगों को पहले ही एक वीडियो में। और एक रैपिड रिवीजन नाम का कलरफुल बुक आपको बना के दिया हुआ है, रैपिड रिवीजन नाम का कलरफुल बुक एक आपको बना के दिया है। नवंबर 21 वाले स्टूडेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है, उसके पहले वाले टर्म वाले स्टूडेंट को डिस्काउंटेड प्राइस से वेबसाइट में लेना पड़ेगा। सो अब पॉइंट ये है कि ये बुक को यूज कैसे करें। अभी तो आपने ले लिया और रख दिया, अभी आपका हो सकता है क्लासेस खत्म ही नहीं हुआ है, इसलिए आप अभी उस लेवल पे आ नहीं पाए, ठीक है। अब ये बुक को यूज कैसे करें। इस बुक को यूज करने का तरीका होता है कि आपको लाइन बाय लाइन जितना सम्स है उसमें हर चैप्टर का वो बनाना पड़ेगा, लाइन बाय लाइन हर सम्स आपको उसमें बनाना पड़ेगा। देखिए एक बुक बनाने में बहुत मेहनत जाता है, इस पर्टिकुलर बुक को बनाने में एक टीम लगा के हमने करीब 4 महीना काम किया, तब जाके एक बुक बना, ऑलमोस्ट 4 मंथ्स। तो 4 मंथ्स एक टीम काम करता है तो जाके एक बुक बन के आता है, और फिर उस बुक का कंटिन्यूस अपडेट रिवीजन चलता रहता है। ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमारे स्टूडेंट्स कैसे स्कोर कर जाएं, ऐसा नहीं हो कि सिर्फ और सिर्फ वो क्लास करके रह जाएं। समय जब मिला हमने हमने पूरा आपके लिए झोंक दिया। पहले लाइव क्लासेस फेस टू फेस जब बहुत सारी चलती थी तो उतना समय नहीं मिलता था, अभी थोड़ा समय मिला तो हमने आपके लिए वैल्यू एडिंग चीजें ये सब खड़ी कर दी। रैपिड रिवीजन कलरफुल बुक क्या है मैं आपको वो बताता हूँ। ये बुक जो हमने बनाया है वो आपका जितना भी क्लास नोट्स आपने लिखा है ना मेरे साथ, वो सारा क्लास नोट्स का निचोड़ है ये बुक, रैपिड रिवीजन बुक विथ some illustrations given along with the concepts, some illustrations given along with the concepts so that आप वो इलस्ट्रेशंस को भी संग संग एक बार करके देख सको। तो क्लास में क्या होता है, जैसे नोट्स लिखते हैं और फिर सम्स करते हैं, फिर नोट्स लिखते हैं, फिर सम्स लिखते हैं, तो क्या होता है कॉपी 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 इतना सारा भर जाता है ना, तो एक साइकोलॉजिकल चीज होता है, अरे बाप रे इतना सारा पढ़ना पड़ेगा डे बिफोर बैठ के, तो वो संभव नहीं है। इसलिए एक रैपिड रिवीजन जैसा बुक बनाया जाता है, जिस बुक को अगर आप बेस लेकर अगर पढ़ते हैं, इस बुक को अगर आप बेस लेकर पढ़ाई करते हैं, तो क्या फायदा होता है कि डे बिफोर एग्जाम एक साइकोलॉजिकली चीज इतना कंफर्टेबल हो जाता है कि बस मेरे को तो ये इतना सही पढ़ना है, बस खत्म, और कुछ नहीं पढ़ना है। आइडियली 2 तरह से इस लेवल का काम हो सकता है। देखिए 5 ही दिन है पर सब्जेक्ट, बहुत ज्यादा समय नहीं मिलता, ठीक है, जबकि 2 महीना पहले कोर्स खत्म कर रहे हैं तो 5 ही दिन है पर सब्जेक्ट। इसलिए इस चीज को समझना, अगर 5 दिन पर सब्जेक्ट है, होते हैं बहुत बार कुछ स्टूडेंट स्लो होते हैं, सीखने में टाइम लगता है, कुछ स्टूडेंट फास्ट होते हैं, वो सब डिपेंड करता है कि पास्ट का एजुकेशन कितना अच्छा रहा हुआ है, उसके ऊपर वो स्लो और फास्ट डिपेंड करता है, ठीक है। तो अगर आप फास्ट हो तो 5 दिन में आप निपटा दोगे, अगर आप स्लो हो, आपको पता है आप एवरेज हो, होता है ना, अपने आप को सेल्फ रेटिंग करो, सेल्फ इवेल्युएट करो। कोई शर्म नहीं है, संकोच नहीं है अपने आप को कमजोर बोलने में, क्योंकि वही आपको स्पिरिट देगा कि मैं अपने आप में और काम क्या क्या करूं जिससे मैं आगे बढ़ूं। तो फिर एक ऐसा उपाय किया जा सकता है कि अगर आपको लगता है 5 दिन इज नॉट इनफ फॉर मी टू कंप्लीट द एंटायर प्रैक्टिस एंड ऑल विच सर इज टॉकिंग, तो आप जब अभी क्लास कर रहे हो ना, तो क्लास करते करते आपको समय निकालना पड़ेगा। समय निकालना पड़ेगा कैसे, आप क्या तो संडे संडे फ्री बैठो और संडे को थोड़ा सा कम क्लास करो और प्रैक्टिस करो संडे को, संडेज को थोड़ा सा कम क्लास करो। और अभी भी होता होगा आप जब क्लास करते होगे दिन में 3 क्लास किए हो, थक गए बस और नहीं हो रहा है, वो सब अभी अभी अगर आप 3 क्लास के बाद और 2-3 घंटा रिवीजन के लिए निकाल लोगे, तो वो 5 दिन जो आपके लिए बाद में जाके आएगा वो फिर बहुत होगा, इनफ होगा। अब होता है कोई कोई का, मान लीजिए 5 दिन में उनके लिए ऐसे ही बहुत इनफ है, बट अगर आप एवरेज हो, अगर आप स्लो हो, तो आपको वो 5 दिन कम पड़ जाएगा, आपको अभी से थोड़ा 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 टाइम निकालना पड़ेगा, ठीक है। इस प्रैक्टिस का मैं आपको अपना अनुभव बता दूं कि मैं, आप जैसे सीए स्टूडेंट जब था, तो मुझे तो कोई सर्कल से गाइडेंस भी नहीं मिला था, क्योंकि हमारे जान पहचान में दूर दूर तक कोई सीए नहीं थे, बस दोस्त लोग ही थे, बिल्डिंग में हम लोग 2-3 लोग थे सीए पढ़ते थे। सो
हम लोगों का जब सीए में एडमिशन हुआ तो हम लोगों ने जिन सर से क्लास ली थी फाउंडेशन में जाके, उन्हीं सर से पूछे, सर सुने इस समय रिजल्ट और भी खराब होते थे, 0.4%, 0.5%, 1% तक रिजल्ट होता था। तो उस समय सर से हमने पूछा कि सर सीए कैसे बना जा सकता है एक बार में। तो सर ने एक ही मंत्र, गुरु मंत्र दे दिया था, जो मैं आप लोगों को क्लास में भी बताता हूँ, कि कभी भी बैकलॉग खड़ा मत करना, लास्ट मोमेंट तक पढ़ाई जमा मत करना। जैसे जैसे चैप्टर होता चला जाए वैसे वैसे साथ बैठ के उसका प्रैक्टिस, उसका जितना सम्स इधर उधर से जुगाड़ होता है वो सब कर करा के खत्म कर देना। ये बात ऐसा उस दिन फाउंडेशन में दिमाग में छप गया कि हम लोग सब फ्रेंड लोग जैसे ही, जिस दिन हम लोग का क्लासेस नहीं होता था, सैटरडे संडे कोई भी दिन ऑफ मिलता था, उस दिन सब बैठते थे और साथ में घिस के सारा सम्स कर देते थे। और सम्स करने के लिए उस समय हम लोग स्कैनर वाला सोर्स को यूज करते, क्योंकि हमारे समय इंस्टीट्यूट मैट में सिर्फ एक या दो ही क्वेश्चन होता था एक एक चैप्टर में, तो हम लोग को स्कैनर यूज करना पड़ता था। अब स्कैनर के बाद हम लोग थोड़ा बहुत किसी और टीचर का नोट्स वोट्स लेके भी सॉल्व वॉल्व किया करते थे। ये भी हम लोगों का एक हैबिट था कि एक एक टीचर का नोट्स ले लिया फिर दूसरा टीचर का भी नोट्स लेते थे। बट आज का डेट पर आपका जो इंस्टीट्यूट से रिसोर्सेज आया वो इतना बढ़िया रिसोर्स है, जो आपको कहीं और जाने का जरूरत ही नहीं। इंस्टीट्यूट ने ओवर द टाइम अपने आईसीए मैट को बहुत अपग्रेड कर दिया, और इसके बाद वो एमटीपीज निकालता है, आरटीपीज निकालता है, और पास पेपर्स भी अगर आप देखोगे तो उसमें भी बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन इंस्टीट्यूट पूछता है। अब आप लोग के प्रिपरेशन के एजेंडा में वो क्वेश्चंस हैं कि नहीं है ये मेरे को पता नहीं है, बट अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो वो सारा का सारा आपको करना पड़ेगा, बिकॉज जब आप वो सम्स करोगे तो आपके बहुत सारे मिस्टेक्स होंगे, सिली मिस्टेक्स होंगे, वो सब अभी निकलना जरूरी है। अगर अभी नहीं निकला तो एग्जाम हॉल में निकलेगा। मिस्टेक्स होता ही होता है इंसान से, चाहे वो अभी हो चाहे वो बाद में हो। तो वो सारे खाली आपको पिकअप करने हैं, और वही जैसे ही टाइम मिला संडे टू संडे बैठ के वो बैकलॉग खड़ा ही मत करिए। लास्ट मोमेंट वो 5 दिन पे जाने ही मत दीजिए, सोचिए वो 5 दिन फ्री रह के पढ़ेंगे। वो अभी से अगर आप 2 घंटा का स्टेमिना बढ़ा देते हो तो इट विल हेल्प यू। और आपको अब कोई दूसरा टीचर वीचर का मैट या कोई बाहर से बुक वुक खरीदने का जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास आईसीआई का रिसोर्स है। हाँ, ये बात माना जाता है कि आईसीआई का रिसोर्स स्कैटर्ड है, तो इसीलिए तो आपको ये दिव्य जड़ी बूटी बुक बना के दिया ना, जिसमें सब चीज वापस चैप्टर वाइज आ गया, और आईसीआई मैट का सारा क्वेश्चन, पास्ट टेस्ट पेपर का सारा क्वेश्चन, आरटीपी का सारा क्वेश्चन, एमटीपी का सारा क्वेश्चन सब इधर डाल दिया। अब जब आप ये क्वेश्चंस करते हो, ध्यान से सुनना मेरी बातों को, एक एक बात को बहुत कान खोल के एकदम गौर से सुन लीजिएगा। ये सब बातें उससे ही आपको, कोई अगर आपके दोस्त अभी ये सेशन अटेंड नहीं किया तो उनको भी गाइड करना है। तो जब आप ये क्वेश्चंस करते हो तो आपको कई सारा चीज है ना डिफरेंट भी दिखता है, जो क्लास में हुआ हुआ है और जो इंस्टीट्यूट में हुआ हुआ है, डिफरेंट भी दिखेगा। हाँ, कुछ एक होता है ग्रॉसली एरर है, वो अलग चीज है। बट कई सारा चीज में देखेंगे इंस्टीट्यूट का अप्रोच अलग है, आपका अप्रोच अलग है। आंसर आ रहा है तो जब तक आंसर आ रहा है ना तब तक ठीक है। ध्यान से समझिएगा, इंस्टीट्यूट थोड़ा फ्लेक्सिबल है कि आंसर आ रहा है बच्चे का तो मार्क्स दे देंगे, लेकिन आंसर ही आपका अलग आ रहा है इंस्टीट्यूट से। तो उस समय जब हम आपको क्लास कराते थे ना, तो हम आपको ऐसे हंसी मजाक में बोलते थे, देखो ये सही चीज है, अभी सही चीज पढ़ लो। इंस्टीट्यूट का अपने ऐसे बोलते थे कि वहां पे ये किया हुआ है, जीजा जी ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, अपन ये करेंगे क्या, वो करेंगे क्या। तो मैं आपको डिस्क्लेमर लिखा देता था, इंस्टीट्यूट का ये किया हुआ है, आप ये कर लो। बट दोस्तों, मैंने अभी हाल में लास्ट 7-8 महीने में बहुत सारे बच्चों का पेपर एनालिसिस किया। आंसर स्क्रिप्ट जो इंस्टीट्यूट देता है ना, वो एनालिसिस कर करके फाइनल में, इंटर में बहुत सारा एनालिसिस किया, और एक निचोड़ निकाला कि इंस्टीट्यूट बहुत जगह अपना ही अप्रोच चाहता है तभी वो नंबर देता है, उसमें डिफरेंस होता है तो नंबर नहीं देता है। हालांकि वो सजेस्टेड आंसर में लिखता है कि ऑल्टरनेटिव आंसर्स आर आल्सो पॉसिबल, बट ऑल्टरनेटिव आंसर्स हम लोग उस सोच से क्लास में तो करा देते थे कि ऑल्टरनेटिव आंसर भी है बेटा, कर लो, ये भी कर लो, वो भी कर लो, इंस्टीट्यूट मार्क्स तो देगा, लिख ही रखा है ऑल्टरनेटिव आंसर आर आल्सो पॉसिबल। बट हकीकत ये है कि वो ऑल्टरनेटिव आंसर्स उतना देखने नहीं जाते। वो एग्जामिनर के पास क्या होता है ना, एक छपा हुआ आंसर होता है, ठीक है। ऑल्टरनेटिव बहुत सारा नहीं छपा हुआ होता है, एक ही छपा हुआ आंसर होता है। कभी कभी कोई कोई क्वेश्चन में ऑल्टरनेटिव एग्जामिनर के पास छप के आता है, कभी कभी, हर क्वेश्चन में नहीं आता है। तो एग्जामिनर क्या करता है, बस मैचिंग कराता है कि ये पार्ट इसमें है, ये पार्ट इसमें है। हाँ, प्रेजेंटेशन चाहे जैसे भी किया हो, प्रेजेंटेशन पे उतना ध्यान नहीं देता, बट वो पार्ट इसमें है, वो पार्ट इसमें है, नंबर दो, नंबर दो, नंबर दो, चाहे थ्योरी हो चाहे प्रैक्टिकल हो।
जो पार्ट आपका यहाँ पे आंसर स्क्रिप्ट में उसका लिखा हुआ है वही पार्ट आपका में मैच होगा तो नंबर मिलेगा। अब आप चाहे लड़िए झगड़िए कि भैया ये चीज मेरा यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ, मेरा कहाँ गलत है, आप मेरे से पूछ सकते हैं, अपने मन से पूछ सकते हैं, लेकिन एग्जामिनर को तो आप कांटेक्ट नहीं कर पाओगे। तो नंबर आ गया, छप गया, बस और कुछ आप कर नहीं सकते। तो मेरा ये कहना है इस पर्टिकुलर सेशन को बुला के आपसे कि कृपया करके आप जब आईसीआई का सारा सम्स को करोगे तो ही आपको पता चलेगा कि कहाँ कहाँ पे आईसीआई एकदम थोड़ा सा डिफर करता है, कहाँ कहाँ पे क्वेश्चन 1 में ऐसा करता है, क्वेश्चन 2 में वैसा करता है, किस जगह वो क्या अजम्पशन ले रहा है। वो जब तक करोगे नहीं तब तक नहीं समझ में आएगा। और क्लास में हालांकि बहुत सारा चीज बताया हुआ होता है, क्लास में बहुत सारा एक्टिविटी चल रहा होता है, नॉलेज देने का कोशिश चल रहा होता है, सही चीज बताने का कोशिश चल रहा होता है, ऐसे क्या कर रहा होता है वो बताने का चल रहा होता है। हो सकता है आप जब क्लास करते हैं ना तो वो एग्जैक्टली वो चीज माथा में बैठा कितना वो नहीं पता, बट प्रैक्टिस करने से वो चीज भी क्रिस्टलाइज होता है, क्लियर होता है कि हाँ क्लास में भी ऐसा ही हुआ था, या क्लास में थोड़ा डिफरेंट हुआ था, यहाँ इंस्टीट्यूट में यहाँ प्रॉब्लम है, ये आंसर इन लोग ऐसे कर रहा है वैसे कर रहा है। वो चीज जब तक आपके पास क्लियर रूप से नहीं आएगा ना आपका मार्क्स नहीं आ सकता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप लोग को ये पढ़ाया हुआ है कि अगर कॉस्ट शीट बना रहे हैं तो एडमिन ओवरहेड खाली लिखा है तो उसको कहाँ डालना चाहिए, आप बताओ, आंसर बताओ मुझे। कॉस्ट शीट है और अगर हम आपसे पूछते हैं कि खाली लिखा हुआ एडमिन ओवरहेड, उसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर डालेंगे या नीचे डालेंगे? टाइप करिए आंसर। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर डालेंगे या नीचे डालेंगे? खाली एडमिन ओवरहेड लिखा हुआ है। करेक्ट। क्लास के नॉलेज के हिसाब से चलेंगे तो सीओपी के ऊपर डालते हैं, ठीक है। क्लास के नॉलेज के हिसाब से चलेंगे तो सीओपी के ऊपर डालते हैं। हमने क्लास में ऐसे ही करा है क्योंकि रिकॉन्सिलेशन चैप्टर में फिर वैसे ही सारा सम्स किया हुआ है। लेकिन अगर कॉस्ट शीट चैप्टर में हम चलते हैं ना, इंस्टीट्यूट मैट देखते हैं, तो वो एडमिन ओवरहेड खाली लिखा होने से उसको जनरल नेचर का मान के सीओपी के नीचे सीओजीएस के बाद ऐड करके दिखा रहा है। और इंस्टीट्यूट मैट अगर सीओजीएस के बाद ऐड करके दिखा रहा है और आप क्लास में अगर सीओपी के ऊपर ऐड करके दिखाए हैं, तो हो सकता है ना आपका एग्जामिनर उतना बुद्धिमान है ही नहीं कि वो दोनों को सही समझ ले। आपको नंबर नहीं दिया तो आप रिस्क रिस्क में पड़ गए। ये सब छोटा छोटा पॉइंट्स है जो मैं आपको बताने आया हूं और वो सब प्रैक्टिस में क्लैरिफाई हो जाएगा। हालांकि सजेस्टेड आंसर में कुछ कुछ जगह इंस्टीट्यूट ने फिर दोनों सॉल्यूशन दिए हुए हैं कि प्रोडक्शन भी दिखाया है और प्रोडक्शन के ऊपर भी दिखाया है और प्रोडक्शन के बाद भी दिखाया है, दोनों आंसर दिया हुआ है, दोनों से अलग अलग आंसर आ रहा है और दोनों दिखा दिया है सजेस्टेड आंसर में। तो ये सब जब इंस्टीट्यूट का आप हरकत जब तक विटनेस नहीं करोगे ना तो आपको क्लैरिटी नहीं आएगा, आप बस धुंधलाहट में रहोगे, आप भी कंफ्यूजन में रहोगे, कोई बाद में कोई सवाल पूछ लेगा आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो वो क्लैरिटी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है ये सारा क्लासेस, यानी ये सारा सम्स करना प्रैक्टिस का। जब हम लोग पढ़ते थे तो हम लोग फ्रेंड्स लोग साथ में मिलते थे, साथ में बैठ के पढ़ लेते थे। प्रैक्टिस प्रैक्टिस में ना एक सपोर्ट चाहिए होता है, साथ चाहिए होता है, बोलते हैं ना। जैसे रोज सुबह अगर कोई साथी मिल जाए जॉगिंग करने वाला तो मस्त बॉडी बन जाए सबका, बट अकेले होता नहीं है। वही प्रैक्टिस का भी यही कहानी हो जाता है, अकेले बैठते हैं ना मन नहीं लगता है। जैसे क्लास कर रहे होते हैं ना, क्लास सामने में चल रहा होता है, सर से सुन रहे होते हैं तो क्लास हो जाता है। अब यही बिना क्लास के बोले अपने आप पढ़ लो पूरा तो मन नहीं लगता है। वैसे ही क्लास के बिना अगर बोले कोई अकेले प्रैक्टिस करो तो मन नहीं लगता, डिस्ट्रैक्शन होता है। तो इसलिए इस इनिशिएटिव को हमने लिया कि ये सारा जो कॉस्टिंग दिवे जड़ी बूटी बुक तो बना दिया, हम उसको सॉल्व भी करा रहे हैं आपके लिए यूट्यूब लाइव में रोज आकर। आप लोगों को पता है क्या ये चीज? मेरे को बताओ, डू यू नो अबाउट इट कि हम लोग यूट्यूब लाइव में रोज इसका प्रैक्टिस क्लास कर रहे हैं? यस सर, नो सर, मेरे को थोड़ा टाइप करके बता दीजिए। किसको नहीं पता था वो नो भी टाइप कर सकते हैं कि मेरे को पता ही नहीं था। नुपुर सिंह बोल रही पता नहीं था, रिया बोल रही नहीं पता था, पूर्व बोल रहे नहीं पता था, सुहानी नहीं पता था। तो देखो मिक्स है, बहुत लोगों को नहीं भी पता था। अच्छा हुआ ये सेशन में आप आ गए। अब क्यों नहीं पता था इसमें आपकी कमी मानी जाएगी, क्योंकि टेलीग्राम में अपडेट होता है, यूट्यूब चैनल में सब हम लोग आके वीडियोस बताते हैं, आप फॉलो नहीं कर रहे। इसका मतलब देखो ये सीए का इंडस्ट्री है ना, डू इट योरसेल्फ मॉडल पे चलता है। DIY, DIY मतलब डू इट योरसेल्फ। यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं और आपको करना पड़ता है। और इंस्ट्रक्शन आपको चला चला के फोन करके कोई नहीं देगा,
आपको अपडेट लेना पड़ेगा चला चला के जाकर। तो अब एक तो जा पढ़ा जाकर क्लास लेना है, फिर अपने आप क्लास करना है, फिर अपडेट्स भी जाकर लेना है। अपडेट सारे यूट्यूब पे होस्ट होते रहते हैं। टेलीग्राम चैनल में एसजेसी का एक और टेलीग्राम चैनल है, मेन चैनल t.me/sjcinstitute, t.me/sjcinstitute आप टाइप करोगे तो पहुंच जाओगे उस पे। तो उसमें सारा अपडेट करते हैं। आप फॉलो नहीं कर रहे हो ये मेरे को पता चल गया, बट अगर आप फॉलो करते तो आपका कितना फायदा हो जाता। अब वो प्रैक्टिस क्लास में रोज सुबह 11:30 बजे लाइव आके अभी करा रहा हूँ, जब तक खत्म नहीं होगा तब तक कराऊंगा। अभी कॉस्ट हो गया, उधर लेबर हो गया है, ओवरहेड्स हो गया, 3 चैप्टर खत्म हो गया। नेक्स्ट चैप्टर कल से एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग स्टार्ट होगा, रोज सुबह 11:30 से 1:30। अब ये 11:30 से 1:30 हो सकता है आपने वो टाइम किसी क्लास को करने का शेड्यूल कर रखा है। अगर आप ये 2 घंटा मेरे साथ अगर निकाल के लाइव भी आके कर लेते हो ना, तो इसके साथ साथ आपका एक एक चैप्टर होता चला जाएगा। हाँ, अगर ऑफ कोर्स एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग चैप्टर अभी तक किया ही नहीं है क्लास, तब नहीं आने का फायदा है। अगर क्लास किया हुआ है तो आने का जरूर फायदा है। तो जो जो चैप्टर हो चुका है आपका भी, आप उसका प्रैक्टिस करना चाहते हो तो बस मेरे साथ लग जाओ। वो दिन में मैंने बोला ना आपको, थोड़ा सा वो दिन का शेड्यूल जो आप 3 क्लास करते हो उसके बाद बोलते हो हाय आज तो हो गया मेरा और कुछ नहीं हो रहा है, वो शेड्यूल को थोड़ा और टाइट करना है। उसी में 2 घंटा बीच में आके प्रैक्टिस कर लिया तो लोड नहीं जमेगा। वो 5 दिन जब आपका एग्जाम के पहले का आएगा ना, वो फ्री रहेगा, उस समय वो सब कर लेना जो छूट गया आपका। तो दिस इज हाउ यू हैव टू कोप अप। और आप उसमें आओगे तो आपको बेनिफिट होगा, मेरे को कोई बेनिफिट नहीं, मैं तो सेवा भाव में वो क्लास करा रहा हूँ। और आप आने लगोगे ना, आपके माइंड में 10 रकम के सवाल आने लगेंगे, अरे बाप रे ये कॉन्सेप्ट ऐसे कैसे था, ये कॉन्सेप्ट ऐसा कैसे था। और हम लोग खाली फटाफट उसमें सम सॉल्व करते हैं, मतलब बहुत ज्यादा वो फॉर्मेटिंग वॉर्मेटिंग ताम झाम नहीं करते, बुक में खटाखट खटाखट आपको एडवाइस करते हैं। जब प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, एक प्रैक्टिस कॉपी बनाओ, मैं तो बुक में ही कर रहा होता हूँ, आप प्रैक्टिस कॉपी बनाओ अलग से, और उसमें चैप्टर वाइज प्रॉपर इंडेक्सेशन देते हुए, जैसे नॉर्मल कॉपी में इंडेक्सेशन मारते हो वैसे बस रेफरेंस लिखते हुए, डीजेबी बुक का ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन। उसका सॉल्यूशन देखने से काम नहीं होगा, उसका हर एक क्वेश्चन को आपको करना पड़ेगा, हर एक क्वेश्चन को आपको करना पड़ेगा। शेड्यूल ऑफ लाइव क्लास सिर्फ सिंपल है, एवरीडे 11:30 बजे क्लास हो रही है। चैप्टर्स आपके हिसाब से भी पिकअप हो सकते हैं। अभी मैंने सोचा हुआ नेक्स्ट चैप्टर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, ये मेरा मेन गोल है। तो ये प्रैक्टिस करने के लिए आपको साधन बताया, और आप ये 5 दिन पूरा प्रैक्टिस में बिताओ, ये एक ऑप्शन है। या फिर उस 5 दिन को थोड़ा हल्का रखो और अभी से थोड़ा 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 प्रैक्टिस चालू कर दो। देखो क्लास बहुत दिन आपने किया है और बहुत मन से ही किया है, बट आपको पता है कि क्लास इज नॉट एवरीथिंग, यू हैव टू डू सेल्फ स्टडी, दैट इज द मेन थिंग। तो सेल्फ स्टडी मैं आपको खुद बता रहा हूँ, बिना साथ के होता नहीं है, मैंने फेस किया है। अब यही हम लोग जब एसजेसी इंस्टीट्यूट खुला होता था ना, लॉकडाउन वगैरह जब नहीं था, तो स्टूडेंट लोग को बोलते थे सारा दिन यहीं बैठो और प्रैक्टिस करो मेरे सामने। तो बहुत सारे स्टूडेंट रुक जाते थे, जब उनके पास रहता था कि नहीं अभी क्लास भी नहीं है सर, वो इंस्टीट्यूट में रुक के सारा दिन मेरे सामने करते थे, तो क्या एक माहौल बन जाता था। अभी ऐसा पॉसिबल नहीं हो रहा है, तो क्या करें आपको माहौल बना के देने के लिए, तो मैं लग गया आपके लिए वीडियो बनाते, चलो साथ में प्रैक्टिस कराते। सारा वीडियो तो यूट्यूब में डाल भी दे रहे हैं, और हमारा टीम को बोले हर वीडियो में क्वेश्चन नंबर वाइज भी टाइम स्टैम्प कर दो, जिससे कि बच्चे को बाद में कोई क्वेश्चन देखना हो तो वो उसको देख के भी कर ले, वो भी किया जा रहा है। तो आपके लिए तो कर रहे हैं, और किसके लिए कर रहे हैं भाई। अब आप बोलेंगे कोई कॉन्सेप्ट ही भूल गया सर, तो प्रैक्टिस करने से सब रिकॉल हो जाएगा मेरे साथ। आप सवाल पूछोगे मैं बता दूंगा। अगर उसके बाद भी लग रहा है कुछ भूल गया, तो हमारा हर चैप्टर का रैपिड रिवीजन वीडियोस यूट्यूब में ऑलरेडी डाला हुआ है। वो पिछले टर्म कराए थे, बट वो अभी भी सही है, वैलिड है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। और इनफैक्ट सीए इंटर के लिए तो अभी एक 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक का मैराथन वीडियोस भी डाले हैं। अगर आप लोग आते हुए दिखोगे तो हो सकता है और जोश आ जाए, नेक्स्ट 5 टॉपिक का 10 टॉपिक का फिर मैराथन करा देंगे। बट पॉइंट ये है कि आपको रहना पड़ेगा मेरे साथ। अगर आप मेरे साथ रहोगे तो मुझ में जोश रहेगा, मैं भी बने रहूंगा। अगर आप सोचोगे कि बस मैं अपना करूं सर का, बस मैं अपना देखूं, वैसे नहीं होगा। हम लोग दोनों अलग अलग नहीं जा सकते, हम लोग दोनों को साथ जाना पड़ेगा। जहां पे मैं आपको लेके जा रहा हूं वहां पे आप मेरे साथ जुड़ जाओगे तो उसमें आपका बेनिफिट ज्यादा आने लगेगा। बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं, बाद में ऑफलाइन वीडियोस देख रहे हैं, मेरे को मालूम है, बट पॉइंट इज आप साथ साथ करो तो क्या एक डिसिप्लिन बन जाएगा, एक रिदम आ जाएगा। नहीं सर के साथ मेरा कॉस्टिंग हो जाएगा हर रोज 2-2 घंटा देकर, जब लास्ट में कोर्स खत्म हो जाएगा तो 5 दिन मेरे पास जो एलोकेट करने का आएगा, उससे मेरे पास
टाइम बच जाएगा आप में। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान से समझो कि सर क्या बताना चाह रहे हैं। इस पर्टिकुलर रिवीजन लेवल में एक और 2 गोल और है। इस गोल को आपने पढ़ लिया है बट मैं उसको समझा देता हूं। कोई भी 5 चैप्टर ऐसा चुन लेना अपने सब चैप्टर्स में से, कोई भी 5। वो ऑफ कोर्स थोड़ा सा रिव्यू करके चुनना कि उससे एग्जाम में आता है कि नहीं, कि उसका कोई भी सवाल आपको पूछा जाए आप बता दोगे। कोई भी सवाल लेके आओ बेटा। आधी रात को कोई उठाए और बोले ये वाला सम कर दे तो इस चैप्टर का, अगर वो आपके 5 चैप्टर के लिस्ट में से, तो आधी रात को सम होना चाहिए बिना रिवीजन किए। उस चैप्टर का पूरा कोना कोना आपका झांका हुआ है, ऐसा होना चाहिए। ये स्ट्रेटेजी का पार्ट होता है, क्योंकि एग्जाम में वो 5 चैप्टर आएगा ही, और वो 5 चैप्टर आपका ऐसा मतलब चाटा हुआ है ना, ऐसा चाट के पढ़े हो कि वो 5 चैप्टर से कोई सवाल आ सकता है तो आप उसका चारों खाना चित करोगे ही करोगे। तो आपका वो जो होता है ना कि वर्स्ट सिनेरियो में आप पास हो जाएंगे। वर्स्ट सिनेरियो एकदम खराब से खराब पेपर भी आया तो आप पास तो होंगे होंगे। वो तभी अचीव हो सकता है जब ऐसा कम से कम 5 चैप्टर आपने अपने ग्रिप में लिया हुआ है। वो 5 चैप्टर हो सकता है जैसे ओवरहेड्स फॉर एग्जांपल, दूसरा हो सकता है मटेरियल कॉस्टिंग, तीसरा हो सकता है आपको जो पसंद भी है और आता भी है, मान लीजिए मार्जिनल कॉस्टिंग एक ऐसा है जो बनाना चाहिए आपको उस 5 चैप्टर में। चौथा नंबर हो सकता है प्रोसेस और जॉइंट प्रोडक्ट मिला के, वो एक ही चैप्टर माना जाएगा। पांचवा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग हो सकता है। ऐसे 5 चैप्टर, या पांचवा कॉस्ट शीट हो सकता है। ऐसे करके 5 चैप्टर मान लीजिए। मैंने एक रैंडमली आपको बताया ओवरहेड्स, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, ठीक है, मटेरियल कॉस्टिंग, फिर आपका कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग हो सकता है, कॉस्ट शीट हो सकता है, मार्जिनल कॉस्टिंग हो सकता है। कि उसका जितना समय सब मैंने बना लिया। और मेरे को पूछो, कोई भी पूछो, अभी का अभी पूछो, अगर आप ऐसा नहीं लेवल ला सकोगे, हर चैप्टर एवरेज एवरेज एवरेज, जब जहां तहां मिस्टेक कर दो, जहां तहां कुछ भी ठीक से याद नहीं है, तो फिर पास होना चैलेंजिंग हो जाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा 100% चैप्टर्स ऐसा हो। अगर 100% चैप्टर्स ऐसा कर लो तो नथिंग लाइक इट। हालांकि हम लोग जब स्टूडेंट थे, मैं आपको बताऊं अपना भी, मुझे याद आता आज भी सारा चीज। आप लोग के साथ रहता हूँ ना तो सब अलाइव है माइंड में, कि हम लोग का रैंक आया था तो हम लोग से कई बार कुछ लोग पूछते हैं ना तेरा रैंक कैसे आया, तो हमको मालूम नहीं कैसे आया, हम तो बस पढ़े थे। फिर जब बाद में जिनका पता चलता था, जिनसे बातचीत कर करके जिनका रैंक नहीं आया, जो पास होने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, तो जब उनसे अपने आप को कंपेयर करते थे ना, तो समझ में आता था कि हमारा क्या स्ट्रेटेजी था पता है। हमारा जितना चैप्टर था ना, उसमें से 90% प्लस चैप्टर वो 5 चैप्टर जैसा किया हुआ था। हर चैप्टर का हम लोग को कोई भी पूछो, हम लोग को दोस्त लोग में ना कंपटीशन चलता था। अरे पूछो तो सही मेरे से, पूछो तो, आओ तो देखो तो सही। ऐसा होता था कि कौन पहले बोलेगा, चाहे लॉ हो तो उसका सेक्शन कौन पहले बोलेगा, तो टैक्स हो तो उसका सेक्शन नंबर कौन पहले बोलेगा। हालांकि आप लोगों को सिखाया जाता है सेक्शन नंबर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट सेक्शन नंबर से जो आंसर का वजूद बनता है उसका भी तो वैल्यू है। क्वेश्चन अगर कोई आता है तो प्रैक्टिकल में ये क्वेश्चन ये इस टर्म का आया हुआ है, ये इसमें ये ट्रिक है, ऐसे ही मुंह जवा नहीं बता देते। तो वो हम लोग जब सिस्टम बना लिए थे ना फाउंडेशन से ही, कि संडे संडे प्रैक्टिस डे, जिस दिन क्लास नहीं उस दिन लंबा खींच के प्रैक्टिस मारेंगे। वो नहीं कि जिस दिन आज क्लास नहीं आज रेस्ट। वो सरकारी गिरी, या वो जो कॉर्पोरेट लाइफ में जो लोग हैं, हमारे पेरेंट्स लोग का भी जैसे होता है ना, संडे दुकान बंद है तो बस आज रेस्ट। वो रेस्ट आपके जीवन में नहीं है। अगर आपको कुछ ग्रोथ चाहिए लाइफ में ना, तो वो रेस्ट करेंगे हम लोग। सीए बनने के बाद सोचेंगे रेस्ट करना है कि नहीं करना है। अदरवाइज आपके लिए हर दिन वैल्यूएबल है। एवरी डे इज वैल्यूएबल। यू कैन नॉट वेस्ट अ सिंगल डे। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। आप सोचेंगे आज बस रेस्ट करेंगे। रेस्ट क्या होता है? व्हाट इज रेस्ट? हाँ, डेली में थोड़ा थोड़ा रेस्ट करो। मतलब पूरा दिन खाली वो लेट के सो के और टीवी देख के बिता रहे हैं, वो चीज से ग्रोथ नहीं आने वाला है। जो आदमी सक्सेसफुल बनना चाहता है वो कभी ये सब रेस्ट वेस्ट पे बिलीव नहीं करता। वो अपना ऑफ डे, जिस दिन ऑफ डे होता है ना, जिस दिन बाकी सब सो रहे हो, तो उस दिन अपना सबसे प्रोडक्टिव काम कर रहा होता है। एक्चुअली उसका हाई लेवल सारा मीटिंग और काम उसी दिन हो रहा होता है। रेस्ट नहीं होता है। उस दिन बैठ के प्लानिंग करो, उस दिन बैठ के प्रैक्टिस करो, हल्का रखो, वो लोड मत लो। रेस्ट माने नया कंटेंट मत लो, बट जो किया उसको घुमाओ। जितना घुमाओगे उतना ज्यादा
माइंड में ताजा रहेगा। एक और गोल आपको इसमें बताया जा रहा है, क्रिएट वन सोर्स फॉर रेफरेंस। जो मैं आपको भी बोला, रैपिड रिवीजन बुक को कैसे यूज करना चाहिए। रैपिड रिवीजन बुक जो आपको बना के दिया, उस बुक में आपको हर चैप्टर का पूरा पूरा कॉन्सेप्ट लिख के दे दिया, और इनफैक्ट सारा जो एग्जाम रिलेटेड थ्योरी है वो भी दे दिया। ठीक, अब उस बुक में आपको जिस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो जो क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस किया है, चाहे मेरा मैट में या डीजेबी बुक में, उसका रेफरेंस वहीं लिख दिया। इस कॉन्सेप्ट को पढ़ा, उसका नोट्स है, उसके बगल में क्वेश्चन नंबर 1 2 3 लिखा हुआ है। ये कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन नंबर 7 8 9, डीजेबी का क्वेश्चन नंबर 3 4 6, ऐसा रेफरेंसिंग करते चलेंगे। ये काम लेवल 1 में ही होता है। अब ये लेवल 1 लास्ट 5 दिन बैठ के कितना कर लोगे वो सोचना है, या फिर अभी से करते चलो। जितना पहले से उठा के चलोगे उतना बाद में हल्का रहेगा, तो बाद में समय मिलेगा आपको काम करने का। ठीक है, नेक्स्ट इसी रिवीजन में सीक्वेंस में आपको समझा रहा हूं कि सबसे पहला स्टेप होगा, प्रैक्टिस करो सम्स फ्रॉम ऑल आईसीआई रिसोर्सेज। ऑल आईसीआई रिसोर्सेज, मैंने ये नहीं लिखा सिर्फ आईसीआई मैट। बहुत बार बच्चे अभी भी सवाल पूछते, सर आपका मैट खाली कर ले हो जाएगा। सर उतना टाइम नहीं मिलेगा सर मेरे को, मैं इसका कोई जवाब नहीं दे पाता। हालांकि मैं बोलता हूँ हाँ मैंने वैरायटीज करा दिया है, कंसेप्ट करा दिया है, बट एक्चुअल ग्रिप तो तभी आएगा ना जब सारा क्वेश्चंस को फिर करोगे खुद से, तो उसमें अटकोगे, सवाल आएगा, इसका क्या, उसका क्या, ऐसा किसका, इसका कैसा, इंस्टीट्यूट क्या कर रहा है। इंस्टीट्यूट के हिसाब से जाना है, अल्टीमेटली जाना किसके हिसाब से, इंस्टीट्यूट के हिसाब से, क्योंकि वो चेक करने वाला मेरा आंसर्स को देख के चेक नहीं करेगा, वो इंस्टीट्यूट के आंसर को देख के चेक करेगा। इस चीज को गांठ बांध लो। तो अगर कहीं पर भी, मैं एकदम खुल्लम खुल्ला बोल रहा हूँ, आपको लगे कि ट्यूशन में कुछ और पढ़ा है, इंस्टीट्यूट में कुछ और पढ़ा है, डिफरेंस है, तो इंस्टीट्यूट को प्रायोरिटी दे देना भैया, और वहीं चलना। गलत क्या हुआ एक बार ये भी देख लेना, अगर कोई टाइपिंग एरर है अलग बात है, बट अदरवाइज होता है ना कोई कोई चीज, जैसे सबसे बड़ा प्रॉब्लम मिलेगा मशीन आवर 8 चैप्टर में जब आप जाओगे ना इंस्टीट्यूट का सॉल्यूशन में। ठीक है, हम लोग क्लास में क्या किए हैं, खाली पावर को वेरिएबल बनाओ, बाकी सबको फिक्स बनाओ अनलेस अदरवाइज मेंशन। बट इंस्टीट्यूट मैट में जाओगे तो 3 आइटम को वेरिएबल बनाया हुआ है, पावर, रिपेयर्स और कंज्यूमेबल्स। ठीक है, अब ये इंस्टीट्यूट मैट में लिखा हुआ है। अब जब हम लोग इंस्टीट्यूट का सारा सम्स को सॉल्व करते हैं, तो कभी वेजेस को वेरिएबल में डालेगा, कभी वेजेस को फिक्स में डालेगा, कभी डेप्रिसिएशन को वेरिएबल में डालेगा, कभी डेप्रिसिएशन को फिक्स में डालेगा। तो अब ऐसा सिनेरियोस को लड़ना कैसे है, ये तो क्लास में तो सर सिंपल बता के सम धकेल दिए, सारा सारा चीज क्लियर हो गया, वहां पर हो भी गया। बट यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करते करते वो इंसाइट आता है, अच्छा ये भी आया तो ऐसे कैसे करना है। जैसे ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं फॉर एग्जांपल, पावर और स्टीम कॉस्ट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे आप बताओ तो आंसर टाइप करो। पावर और स्टीम कॉस्ट दिया हुआ है, ओवरहेड को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो किस बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट करोगे। मुझे पता आप क्या आंसर टाइप करने वाले हो। पावर और स्टीम कॉस्ट को अगर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो किस बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, किलोवाट आवर, हॉर्स पावर। मुझे पता था आप लोग यही टाइप करोगे, स्वाति ने गलत टाइप किया है। ठीक है, यही करते हैं, सम्स में यही होता है। बट अगर ये थ्योरी में पूछ लेगा ना, तो इंस्टीट्यूट मैट में लिखा हुआ है टेक्निकल एस्टीमेट पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब बोलिए, हम लोग जब क्लास किए थे तो हम आपको कंसेप्चुअली करा दी, क्योंकि वैसे ही सारा सम्स होता है। अब इंस्टीट्यूट मैट देखते हैं तो उधर वो लिखा हुआ है। अब चेक करने वाला के पास दोनों ऑप्शन रहेगा नहीं रहेगा, रिस्क कौन लेगा। तो इंस्टीट्यूट मैट में जाओगे ना, पावर और स्टीम कंजम्पशन के लिए लिखा हुआ है टेक्निकल एस्टीमेट, थ्योरेटिकली लिखा हुआ है, तो टेक्निकल एस्टीमेट थ्योरी में लिखना पड़ेगा आपको। अब ये चीज माथा में कौन बैठाएगा, ये चीज जब क्लास कर रहे थे बेटा, तो हम लोग कंसेप्चुअली चीजों को सीख रहे थे, प्रैक्टिस करने से वो पूरा गैप फिल हो जाएगा। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ प्रैक्टिस इज मैंडेटरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप उसको ओवरलुक मत करिए। ठीक है, एयर कंडीशनिंग चार्जेस को कैसे बांटोगे, चलो बताओ, एयर कंडीशनिंग चार्जेस को कैसे बांटोगे। अगर कोई थ्योरी क्वेश्चन पूछ ले, एयर कंडीशनिंग चार्जेस, नंबर ऑफ एसी, कैपेसिटी ऑफ एसी, टन्स ऑफ एसी, टन। ठीक है, आप लोग सही बोल रहे हैं, क्योंकि मेरे को पता है, मैंने क्लास में यही पढ़ाया हुआ, टनेज ऑफ एसी। ठीक है, ये सही है, बट क्लास वाज मोर टुवर्ड्स नॉलेज, कि नॉलेज लो यार ऐसे करो, रियल वर्ल्ड में कॉस्टिंग जाओगे तो ऐसे करना। ठीक है, इंस्टीट्यूट मैट में क्या लिखा हुआ मालूम, फ्लोर एरिया। अब आप ये लिख कर आओगे, वहां वो लिखा हुआ है
चेक करने वाला नंबर देगा कि नहीं देगा मालूम नहीं। तो सर ऐसा कितना सारा केस है, यही सब प्रैक्टिस से पता चल जाएगा ना आपको। आपको समझ में आएगा कि कहाँ कहाँ और मेरे को कवर अप करना है। और ये प्रैक्टिस जो बच्चा किया है वो ठीक कोप अप कर लेता है। प्रैक्टिस अकेले से होता नहीं है, और अकेले से आप खाली बस क्वेश्चन पढ़ोगे और आंसर देख लोगे, ऑडिट कर करके जाओगे, उससे थोड़ी ना होगा। क्वेश्चन पढ़ोगे और आंसर देख लोगे, याद ही नहीं रहेगा। मैं जब करा रहा हूँ ना, क्वेश्चन पढ़ा के करा रहा हूँ, वहां पर मेरे साथ रगड़ना पड़ेगा, तो उससे फर्क पड़ जाएगा। वो वीडियोस का फायदा लीजिए और दूसरों को भी बताइए, वो वीडियोस बोलकर ऐसा कुछ बनाया जा रहा है। एकदम रेवोल्यूशन है। हम लोग फाइनल में पहले इसको कर चुके हैं, और फाइनल का स्टूडेंट मतलब इतना पसंद कर रहा है ना वो वीडियोस को, कि सर ने उस फाइनल में भी डीजेबी बुक है, सर ने उसका पूरा सॉल्यूशन डाल दिया। इतना बड़ा हेल्प हो गया। इंटर में अब इनिशिएट किए हैं, तो आप लोगों का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। आपको उसका इम्पोर्टेंस बताने के लिए मैं ये सेशन बता रहा हूँ। नहीं करोगे तो फिर क्या पास हो जाओगे, 60-50 आ जाएगा। वो जो बेंचमार्क अपने ले रहे हैं ना, 80+, 90+, वो लाने के लिए वो करना जरूरी है। वो आपको मैच कराना जरूरी है कि कहाँ पे एग्जैक्टली इंस्टीट्यूट क्या चाहता है। तो सर ये सब चीज क्लास में क्यों नहीं बता दिए? क्लास में पर्सपेक्टिव अलग था, हो सकता है आने वाला बैच में ये सब हम लोग और अडाप्ट करेंगे। और ये सब मेरा अभी अभी का एनालिसिस है, ये मैं पहले उतना बैठ के एनालिसिस नहीं कर पाया था। अभी का एनालिसिस है ये मेरा। लास्ट नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये सब जो टाइम मिला ना मेरे को, उसमें सब मैंने बहुत सारे स्टूडेंट का पेपर मंगा मंगा के देखा और डिफरेंस देखा। मतलब अरे बाप रे बाप, ये क्या! तो ये तो इंस्टीट्यूट कॉमन सेंस को ही कभी कभी काट दे रहा है। तो काट दे रहा है तो काट दे रहा है, अब लड़िए जाके, प्रोटेस्ट करिए। तो वो तरीका है, या फिर चुपचाप भैया आप जैसा बोले मान के अपना काम निकालिए, नंबर लीजिए और आगे बढ़िए। तो मुझे लगा कि भैया पहले क्या था ना, इंस्टीट्यूट के साथ प्रोटेस्ट भी चल रहा था बहुत सारा, कि चेकिंग ठीक से करो, चेकिंग ठीक से करो। बट इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट है, उतना पावरफुल है कि उसको फर्क ही नहीं पड़ा। वो प्रोटेस्ट वोटेस्ट स्टूडेंट का कुछ मायने ही नहीं रखा। अल्टीमेटली कोरोना काल आ गया, सब डाइल्यूट हो गया। जो टीचर्स इनिशिएट किए थे वो सब साइड हो गए। तो रह गया क्या अल्टीमेटली? सत्य। सत्य क्या है? यही सत्य है कि जो वो कर रहा है वही तुमको करना है। तो आपका लॉजिक वॉजिक अपने लेवल पे रखो, नॉलेज रखो, बट इंस्टीट्यूट से कहाँ कहाँ गैप आ रहा है वो सबको फिल कर लो। इस चीज को आप ठीक से पकड़ो। ठीक है। सो ये हुआ स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, एक और काम करना पड़ता है जब आप वो सम्स करते हो ना। तो सम्स करते करते आपको समझ में आता है कि इस सम में कितना ट्रिक है। अगर मल्टीपल ट्रिक्स मिला एक सम में, तो उसको बना दोगे कैटेगरी ए क्वेश्चन। अगर उस सम में एक ही ट्रिक मिला तो कैटेगरी बी। उस सम में कोई ट्रिक नहीं है, आपको देख के लगा अरे ये तो हम कैलकुलेटर में अभी कर देगा, तो कैटेगरी सी। वो ABC मार्किंग भी संग संग करते जाना है। वो हम लोग जब क्लास में प्रैक्टिस करें ना, तो मार्किंग कराते हुए चल रहे हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है। नहीं, अभी तक मार्किंग नहीं कराया हूँ फैक्चुअली, सॉरी मैं बोल गया। मैं आपको गाइड कर रहा हूँ कि मार्किंग कर लेना। बट क्या है कि मैं जो मेरे नजर में इंपॉर्टेंट होता है मैं तो लिख देता हूँ। अब होता है ना, मेरे को कोई चीज इजी लग रहा है, किसी स्टूडेंट को हार्ड लग रहा है, तो ये ABC भी सब्जेक्टिव होता है बहुत बार, कि पर्सन टू पर्सन, स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करता है। बट ये मार्किंग करना एक लक्ष्य होता है इसी प्रैक्टिस पीरियड का। क्योंकि जैसे जैसे आपका आगे समय आएगा ना, तो एक सब्जेक्ट के लिए टाइम और कम हो जाएगा। तो आपको पूरा पूरा सम नहीं देखना होता है। ठीक है। मेनली ए और बी कैटेगरी का ही सम्स देखना होता है, और उसका ट्रिक्स खाली देखना होता है कि उस ट्रिक का क्या करना। पूरा सम कौन देखेगा बैठ के? अभी तो पूरा पूरा सम पढ़ना पड़ेगा। बाद में उस सम का क्या मेन ट्रिक है वो एक लाइन ही पढ़ना है हमको। इसलिए आप लोग को मैं अपने मैट में भी वो व्हाट्स न्यू करके रेफरेंस बोल के सब लिख के दिया हूँ, जो आप लोग क्लासमेट में भी देखते हो, और वो दिव्य जड़ी बूटी में भी लिख के दिया हूँ। बट फिर भी अगर कुछ और एक्स्ट्रा लगे तो उसको भी मार्क करते रहते हैं हम लोग। ये मार्किंग मैं करवाते रहता हूँ कि देखो इस समय ये नया है, देखो इस समय ये ट्रीटमेंट नया है, मार्किंग में करा देता हूँ। फिर ABC आपको अपने से बैठाते हुए चलना है। और ये ABC वाला जो सम्स का नंबर होता है ना, इसी को मैं बोल रहा हूँ रैपिड रिवीजन बुक में भी जहां जहां कॉन्सेप्ट आ रहा है उसके बगल में लिखते चलेंगे, या चैप्टर वाइज उसमें A और B कैटेगरी का जो सम्स है उसका उस बुक में ही सारा रेफरेंस रहेगा। कि एक बुक में पकड़ के चलूं अगर डे बिफोर एग्जाम, तो उस बुक में ही मुझे लिखा हुआ मिलेगा कि ये कॉन्सेप्ट है, ये उसका कैटेगरी A सम्स है, ये कैटेगरी B सम्स है। तो A वाला सम्स मेरे को इस बुक में जाके इस पेज नंबर पे देखना है, खटाक से उस पेज पे गया,
बहुत ज्यादा पलटना नहीं है, ये कहाँ है, ये कहाँ है, ये कहाँ है, ये कहाँ है। एग्जाम के पहले बैठ के अगर वो सब करोगे तो रिवीजन कब करोगे, टाइम वो पेज पलटने में ही चला जाएगा। ठीक है, तो क्या करना पड़ता है, कॉन्सेप्ट्स लिखा हुआ है, कैटेगरी ए का सम नंबर लिखा हुआ और उसका बगल में पेज नंबर भी लिखा हुआ है, डीजेबी बुक का पेज नंबर या इसे मैट का पेज नंबर या एसजेसी मैट का पेज नंबर लिखा हुआ है। वो पेज नंबर लेकर सीधा ये कैटेगरी का सम्स में आ जाओगे। तो अभी आप जब पढ़ाई कर रहे हो तो मैं आपको बहुत सारा सम्स में इंपॉर्टेंट लिखाते रहता हूँ, आप क्लास जब करते हो तो अब उसमें भी आप थोड़ा सा और दिमाग लगाओ। अगर बचा कुचा चैप्टर है तो उसमें भी क्लास का मैट में भी ABC मार्किंग कर लो। सी मतलब बहुत आसान लगा आपको, ए मतलब बहुत ट्रिकी लगा, बी मतलब एक एक ट्रिकी है उसमें। तो उस तरह से आप ABC मार्किंग करते चलो और उस ABC के हिसाब से अभी से रैपिड रिवीजन बुक लेकर उसमें हर कॉन्सेप्ट के बगल में पेंसिल से लिखते चलो कि कौन कौन सा क्वेश्चन A B कैटेगरी का है उस कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ, C कैटेगरी का है तो वो एक बार प्रैक्टिस करने से काम हो जाता है अगर आप में कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। ठीक है, तो वो मार्किंग करते हुए संग संग चलना है जिससे कि सब कुछ एक ही सोर्स पे आ जाएगा। मतलब बाकी सब रहेगा एग्जाम के पहले टेबल अगर हम सोचे इमेजिन करें आपका, तो बाकी सब भी पड़ा हुआ आपके सामने, बट पढ़ाई एक ही चीज से कर रहे हैं। इसमें ही आके देखा कॉन्सेप्ट पढ़ा फिर कैटेगरी ए का ये क्वेश्चन नंबर पेज नंबर, तो अब बस कैटेगरी ए का क्वेश्चन नंबर पेज नंबर उसी पेज पे गया, उसी क्वेश्चन को गया, उसको देखा, फिर वापस आ गया, दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 5 पेज नंबर 102, तो क्वेश्चन नंबर 5 पेज 102 में गया, क्वेश्चन नंबर 5 देखा और वापस आ गया, फिर क्वेश्चन नंबर 7 देखना है, 7 नंबर देखा, उसका पेज नंबर देखा, फिर वापस आ गया। उसमें पेज पलटने पे टाइम नहीं बिताना है, वो वन प्लेस पे सब कुछ रहेगा और वन प्लेस से ही सारा चीज जा जाके देखना है और वापस आ जाना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है रिवीजन का लेवल नंबर 2, जिसमें आपके पास एक सब्जेक्ट के लिए 2 दिन या 3 दिन बचता है। प्रैक्टिकल के लिए 3 दिन रखो, थ्योरी के लिए 2 दिन रखो। जिस बच्चे का थ्योरी थोड़ा सा वीक है वो 3 दिन थ्योरी कर देगा, ऐसा आपको टाइम मिलेगा। किसी किसी का 3 दिन मिलेगा, किसी किसी का मतलब बेसिकली 20 दिन मैंने अलॉट किया था ना, तो आपका 4 सब्जेक्ट का 3 दिन मिलेगा, 4 सब्जेक्ट का 2 दिन मिलेगा। वो आपको चूज करना पड़ेगा किसको मेरे को 3 देना है, किसी को मेरे को 2 देना है। तो इसमें 3 स्टेप होता है। स्टेप 1 सारा कॉन्सेप्ट वही जो आपका एक जगह आ चुका है उसको ठीक से रिवाइज करोगे, देखोगे कि वो सारा कॉन्सेप्ट नोट्स याद है कि नहीं है। ये कॉन्सेप्ट नोट्स याद होना चाहिए, मेमोरी में होना चाहिए, खाली ऐसे नहीं कि हाँ मैंने पढ़ा है मैंने समझा है, थोड़ा सा मेमोरी में होना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में पूरा स्टेप्स क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल कॉस्ट शीट का पूरा फॉर्मेट क्या होता है, कॉस्ट शीट में क्या क्या ट्रिक्स होता है जो सर ने सिखाया था। डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस का भी ट्रिक हो सके तो थोड़ा सा चतुर रामालिंगम पंक्ति करना पड़ता है भाई, हर समय रणछोड़ दास बनने से ये सिस्टम में 100 नहीं आ सकता है। ये सत्य को भी स्वीकारिए, थोड़ा सा मतलब 100% नहीं बोल रहा हूँ कि पूरा बिना समझे चमत्कार पे आप चमत्कार करो, वो नहीं बोल रहा हूँ। थोड़ा 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 सा याद करने से क्या होता है ना कि आपका माइंड बहुत फास्ट काम करता है। अगर याद रहता है तो फटाक से कनेक्ट करता है, याद ही नहीं रहेगा तो आप क्या कर लोगे। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि एक एक चैप्टर का फ्लो पूरा याद होना चाहिए। प्रोसेस कॉस्टिंग पढ़ा तो प्रोसेस कॉस्टिंग में एक टाइप ऑफ सम होता है जिसमें क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी नहीं होता, दूसरा टाइप ऑफ सम होता है जिसमें क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी होता है, तीसरा टाइप ऑफ सम होता है जिसमें ओपनिंग डब्ल्यूआईपी भी होता है। तो ओपनिंग डब्ल्यूआईपी होने से फीफो होता है और एवरेज होता है। फीफो होने से कैसे सम करते हैं, एवरेज होने से कैसे सम करते हैं, इंटर प्रोसेस प्रॉफिट का सम्स का ढांचा क्या होता है, उसमें क्या ट्रिक होता है उस सम्स में, ये कॉन्सेप्ट है। अब उसके बाद इंटर प्रोसेस प्रॉफिट का जब प्रैक्टिस किया होगा मेरे साथ, तो प्रैक्टिस करने के कारण ABC आपको मिला होगा, तो वो ABC आपको हैंडल करना आना चाहिए। ठीक है, मतलब उसको देख देख के आपको माइंड में रिकॉल होना चाहिए कि हाँ इसमें ये ट्रिक था हमको याद है। इसमें क्या है, रिव्यू ईच सम्स का खाली ट्रिक, नॉट ऑल द सम, एंड स्टडी ऑल द थ्योरीज। मेक श्योर कि सारा थ्योरी भी पढ़ोगे। बहुत बार प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में जो थ्योरी आता है आप उसको इग्नोर कर रहे हो, इस चीज को आपको ध्यान देना है कि वो इग्नोर नहीं हो जाए, क्योंकि बहुत बार थ्योरी भी जान बचाता है। प्रैक्टिकल में कोई ऐसा हार्ड क्वेश्चन आ गया जो कर ही नहीं पा रहे तो थ्योरी ऑब्वियस आता है, उससे बच जाते हैं। तो मेक श्योर बाय दिस रिवीजन लेवल 2 आपने सारा थ्योरी पढ़ा हुआ है। सीए इंटर के लिए एक अलग से थ्योरी मैराथन बोलकर वीडियो डाला हुआ है, आप नोट कर लीजिए। सीए इंटर थ्योरी मैराथन अलग से एक वीडियो बना के डाला हुआ है, 3 से 4 घंटे का वीडियो है। उसमें सारा मैंने थ्योरी जो आज तक एग्जाम में आया हुआ है, आरटीपी एमटीपी पास पेपर, उसमें बता दिया। उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा कि उसका फाइल कैसे लेना है, और आई थिंक वो सारा फाइल्स आपके क्लास स्लाइड्स में भी अपलोडेड होगा। ठीक है,
Make sure at the end of this revision you have only one source to refer before the exam. By this time आपका वो one source completely ready हो जाना चाहिए. Example जैसे Rabbit revision books containing all reference of even the question numbers which are important for you for revision purpose, including the page numbers also, not just question number, page number also, so that डे बिफोर आप एग्जैक्ट सीधा उस स्पेसिफिक क्वेश्चन नंबर, उस स्पेसिफिक पेज नंबर पे जाएंगे, रिवाइज करेंगे और वापस आ जाएंगे. एक बात मैं आपको बता दूं, एक सस्पेंस की बात है. ये चीज इंस्टीट्यूट का अभी ये डीजेबी की क्लासेस कर रहे हैं ना, बुक बनाते बनाते समझ में आया, क्लासेस और बुक करते करते ऑफ लेट इंस्टीट्यूट क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा सा चेंज कर रहा है आपके सी एंटर कॉस्टिंग में. ठीक है, जो आपको क्लास में कराए हैं वो तो है ही है, उसके अलावा कुछ और क्वेश्चंस में ऐड कर रहा है. ये अभी लास्ट दो टर्म मतलब लास्ट दो जो आरटीपी एमटीपी आया ना, उसमें एक आध क्वेश्चन में ऐसा ऐसा रिफ्लेक्शन दिखा. ठीक है, सब में नहीं, एक आध क्वेश्चन में. वो रिफ्लेक्शन क्या है कि क्वेश्चन में ना कमेंट मांगता है. आपने वैसे मेरे साथ वैसा किया हुआ है क्लास में, जैसे मटेरियल कॉस्टिंग में कब कौन सा मेथड सूट करेगा आपको कराया हुआ, होमवर्क क्वेश्चंस में कराया हुआ है कि फीफो कब सूट करता है, लिफो कब सूट करता है, क्वेश्चन के अंदर कमेंट्स आता है. इसी तरह से लेबर कॉस्टिंग में आता है कि कब कौन सा प्लान वर्कर को देना चाहिए 20% अश्योरेंस को फुलफिल करने के लिए, लॉजिक के साथ समझाओ. तो ऐसे एक्सप्लेनेशन ओरिएंटेड कुछ कुछ क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ऐड करने का कोशिश कर रहा है. मैं आपको ये बता रहा हूँ, वो क्वेश्चन का नॉर्मल क्वेश्चन ही रहता है, लास्ट में एक पार्ट और रहता है, उसमें 2 मार्क का कुछ कमेंट लिखना है. तो कमेंट ओरिएंटेड ये अभी प्रैक्टिस क्लास करोगे तो ही आपको पता चलेगा. ठीक है, वो सब हो सकता है हम लोग सब्सिक्वेंट बैच जब खोलेंगे ना, तो वो सब क्वेश्चंस को हो सकता है हम लोग मैट में इनकॉर्पोरेट कर ले. अभी वैसा बहुत सारा क्वेश्चन इनकॉर्पोरेट नहीं है, लिमिटेड क्वेश्चन इनकॉर्पोरेटेड है, और इंस्टीट्यूट अभी ट्राई मार रहा है. मैं आपको बोल रहा हूँ, हो सकता है आपके एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन में ट्राई मारे या 2-3 क्वेश्चन में ट्राई मार ले, बट अभी वो ट्राई मार रहा है. तो वो सब क्या है वो भी रिवील होगा जब आप एक्चुअली प्रैक्टिस करोगे मेरे साथ साथ. ठीक है, और रिवीजन लेवल 3 द डे बिफोर में ना जो लेवल 2 में किया था ना, उसी को वापस करना होता है डे बिफोर. आपको डे बिफोर का परवाह होगा ही नहीं अगर आपने 1 और 2 अच्छे से किया है. अगर 1-2 ही नहीं किया तो 3 में सारा प्रेशर बिल्डअप हो जाएगा. 3 एकदम लाइट रहना चाहिए, 3 में ज्यादा लोड नहीं रहना चाहिए. 3 में वही लाइन बाय लाइन सारा कॉन्सेप्ट. अब जब अगर 1-2 अच्छे से किया ना, 3 में इतना सरप्लस टाइम होगा कि आप 2 बार घुमा लोगे, ये भी पॉसिबल है अगर 1-2 स्ट्रेटेजिकली किया है. मैं अपना ही बात बता दूं, मुझे याद है कि मैं एग्जाम हॉल में ना बिना बुक कॉपी के जाता था, सिर्फ एडमिट कार्ड और पेन पेंसिल स्केल कैलकुलेटर लेके जाता था बस. कोई बुक कॉपी कभी नहीं ले गया. और वहीं आपके दोस्त लोग, कभी आपने देखा होगा एग्जाम हॉल में, या आप ही लास्ट मोमेंट पे भी गेट पे खड़े हो गए, पढ़ते ही रहते थे कि अभी ये जो पढ़ रहे हैं वही आ ही जाएगा जैसे. वो लास्ट मोमेंट तक उनका रिवीजन खत्म नहीं होता था. और कुछ तो ऐसे दोस्त होते थे, अरे यार अरे यार अरे यार, ये भी छूट गया, ये भी छूट गया, ये भी नहीं हुआ, जैसे कि मतलब पूरा 2-1.5 दिन का समय को यूज ही नहीं किया. और मेरे साथ क्या होता था कि मैं 2 बार घुमा के आ गया, मेरे पास फिर भी 2-3 घंटा सरप्लस बचा हुआ था, तो मैं तो आराम से हिलते हिलते आ रहा था. मैं 2 बार घुमा चुका हूँ. अब वो चीज वहां पे एग्जाम हॉल में जाके वो देख रहा है कि वो बोल रहा है ये नहीं पढ़ा वो नहीं पढ़ा, तो मैं उसको बोलता हूँ पूछ, मेरे से कुछ पूछना है तो मैं बता देता हूँ शॉर्टकट में. ऐसा होता था. नहीं तुम अपने शांत शांत रहते थे और अपना एग्जाम में जाते थे, एग्जाम दे के आ जाते थे. ऐसा होता था. फाइनल में खाली 1-2 पेपर में ऐसा हुआ था कि मैं लास्ट मोमेंट पे भी एक आध चैप्टर छूट गया था, तो वो रिवाइज कर रहा था, और वो भी छोटा सा था, उतना प्रेशर वाला चीज नहीं था उसका. बट इंटर में तो एकदम फ्रीली खाली जाते थे, सीए भी दिए, सीएस भी दिए, एकदम खाली. क्यों? क्योंकि मुझे पता था यही स्ट्रेटेजी काम करता है. और ये स्ट्रेटेजी आप लगा के देखो, ये प्रूवन है, ये जो जो लगाया है उसका रिजल्ट आया है. मेरी कुछ बातों को है ना, स्पेशली मैंने देखा है कि जो बच्चे थोड़ा सा स्मार्ट होते हैं ना, वो कम लेते हैं, जो थोड़े से एवरेज होते हैं मेरी बातों को वो अच्छा पकड़ते हैं. क्योंकि स्मार्ट बच्चा क्या सोचता है, बोलता है हम कर लेगा, छोड़ना है, सब बात का क्या वैल्यू है, हम कर लेगा, हम देख लेगा, वो करके हो सकता है निकल भी जाए. बट मैंने आपको बताया जो एवरेज बच्चा होता है, जिसकी संख्या भी ज्यादा होती है, मैंने अपने टीचिंग करियर में कुछ ऐसे हमारे बैचेस होते थे कभी कभी, जिसमें सारे के सारे बच्चे, मान लीजिए हिंदी मीडियम वाले या फिर नॉन इंग्लिश मीडियम वाले होते थे, कभी कभी ऐसा एक बैच बन जाता था.
तो उन बच्चों के साथ मैंने जब मेहनत किया था ये सब स्ट्रेटजी लगाकर, उनके कॉपी मेंटेनेंस, उनका होमवर्क, उनका जो सिस्टम है जो बना के दिया उनको, वो आंख बंद करके वही फॉलो करते थे। और बैच में एक एक बच्चे का जो आज तक के उनके बीकॉम ग्रेजुएट होते थे, उनके बीकॉम ग्रेजुएट में कभी वो लोग का 40 से ऊपर नहीं आया। एक एक बच्चे का इंटर लेवल जैसा एग्जाम में 70-80 एग्जामेशन तो सभी का ऐसा होता था। तो वो तब होता था ना जब वो मेरी बात को मानते थे। अब आप में से कितने लोग मानेंगे नहीं मानेंगे मेरे हाथ में नहीं है। देखिए पूरा मॉडल सीए इंडस्ट्री का डू इट योरसेल्फ मॉडल में ज्ञान तो सभी का है, कर कौन पाता है उसी के ऊपर है। और रियल वर्ल्ड का भी सक्सेस का कहानी यही है। सबको पता है कि जियो ने क्या किया, बट कर पाया खाली मुकेश अंबानी ना। तो जो कर पाता है वो आगे बढ़ जाता है। सबको पता है सोशल मीडिया क्या होता है, तो कर पाया खाली मार्क जुकरबर्ग, तभी वो इतना कम एज में इतना बड़ा चीज हासिल कर पाया। तो जो कर पाता है उसी के ऊपर सारा चीज है। तो ये मेरी बातें आपको सुनकर अच्छी लगी, समझ में आई, ऑल राइट, बट आप करेंगे कितना सब चीज उसके ऊपर है। जब तक करेंगे नहीं होगा नहीं, रिजल्ट आएगा नहीं। ठीक है, तो ये पूरा कहानी जितना था मैंने आपको सारा बता दिया। मेरे तरफ से जितना आज आपको स्पेशली बुला के बताने का मैंने प्रबंध किया था वो मैंने सब आपको बता दिया। अब आपके अगर कोई सवाल हैं तो आप मुझसे चैट में पूछ सकते हैं, या फिर आप अगर अनम्यूट करके एक्सक्यूज मी बात सर। करना चाहें। या पूर्व। यस सर। सर जो आपने एबीसी रैंकिंग बताया हम्म। कि बुक में भी जो आपकी हम्म। कॉन्सेप्ट, सॉरी, जो इससे प्रैक्टिस हम लोग करते हैं उसमें रैंक करना एबीसी, सर रिवीजन, रैपिड रिवीजन वाली बुक में कैसे रैंकिंग वो कर सकते हैं? उसमें तो कॉन्सेप्ट्स हैं। नहीं, आपको लिखना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर, ए कैटेगरी का क्वेश्चन, बी कैटेगरी का क्वेश्चन। सर रैंकिंग कहाँ नहीं पे? होगा। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल सोचो कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है रैपिड रिवीजन बुक में। मेरे पास अभी वो बुक है क्या? सर है सर है। नहीं, मेरे पास होना चाहिए ना। जैसे मैं एक एग्जांपल के लिए आपको बोलता हूँ। एक मिनट रुकिए। जैसे देखो ये रैपिड रिवीजन बुक मैंने खोला। यस सर। अब मान लीजिए ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है, ठीक है। तो यस इसमें ये स्टेटमेंट बना हुआ है और यहाँ पे कुछ थ्योरी लिखी हुई है। अब इससे रिलेटेड जो जो क्वेश्चन आपको मिले तो यहाँ पे आपको लिख लेना होगा कैटेगरी ए का कौन सा क्वेश्चन है, कैटेगरी बी का कितना क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर ब्रैकेट में, क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर ब्रैकेट में, ऐसा लिखते रहना पड़ेगा आपको। ठीक है, या फिर आप यहाँ पर पेज, जब चैप्टर एंड होता है यहाँ पे नोट्स का जगह बनाया हुआ वहां पे लिख दोगे। ऐसे जो जो कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ जो जो मिलता जाएगा। जैसे ये परफॉर्मेंस रेशियोज आपको याद हो, बजटरी चैप्टर अगर आपने किया अभी तक, तो इससे जुड़ा हुआ जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपको यहीं लिख देना है कि ये क्वेश्चन मेरे को देखना है। उसका क्वेश्चन नंबर डैश है या 2 है, पेज नंबर मान लीजिए 122 है, ऐसा यहीं पे लिख देना है। और कौन सा बुक है वो भी अगर हो सके तो लिख देना, यहीं पे पेंसिल से भरते चलो। दैट इज सर द आइडिया। रिलेटेड स्टूडेंट्स नाम। जिससे कि आपका यहाँ से ही आपको ट्रैक मिल जाएगा कि मेरे को कहाँ जाना है। इसी बुक से ही आपको मतलब रास्ता मिलेगा, मतलब होता है ना, नक्शा है ये आपका कि मेरे को अब कहाँ जाना है, नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन में जाना है। अच्छा ये क्वेश्चन तो वो बुक में है, चलो वहां चलो, और सीधा वहां जाओगे, वो पढ़ोगे, वापस आ जाओगे। फिर टाइम बहुत और बचता है। सर जो और सर जो क्रॉस स्टेप स्टेज 2 आपने बताया रिवीजन का, हम्म, सर उसमें जो आपने बोला कि पॉइंट्स रिवाइज करें, सर वो इस रैपिड रिवीजन वाली बुक से रिवाइज इसी को ही करें? वापस करना है।
और ध्यान उसके रखना में है जो रेफरेंस स्टेप रहेगा। स्टेप 2 में ये ध्यान रखना है, स्टेज 2 में, कि ये सब याद है कि नहीं है। स्टेज 1 में याद पे ज्यादा जोर नहीं देना है, स्टेज 1 में सम्स पे ज्यादा जोर देना है, स्टेज 2 पे रिटेंशन पे ज्यादा जोर देना है कि ये फॉर्मूला सारा याद है कि नहीं है। कोशिश करके कि आंख बंद करके इस चैप्टर का सारा चीज मेरे को याद है कि नहीं, इस चैप्टर में जितना फॉर्मूलाज है, जितना कॉन्सेप्ट है, जितना थ्योरीज है, आंख बंद करके रिकॉल करते रहो। फिर इसके जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन से ट्रिक्स तुमको याद है कि नहीं है। जितना थोड़ा सा याद करने का कोशिश करोगे, उतना माइंड है ना शार्प रहेगा। एग्जाम में जैसे ही दिखेगा आपको, वो पेज खुल जाएगा अपने माइंड में, वो ये वाला पेज नंबर, ये वाला बुक है, एकदम खुल गया, वहीं से देख के कॉपी कर रहे होंगे एग्जाम हॉल में। वो याद करने से वो चीज डेवलप होता है। बोलिए नेक्स्ट किसका क्वेरी है? अमन साहू बोल रहा है मुझे ओवरहेड और ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। हेलो सर। नहीं समझ आ रहा, ये दोनों चैप्टर स्किप कर सकता हूँ मैं, कितने मार्क्स लॉस कर रहा हूँ, क्योंकि बाकी चैप्टर्स में अच्छे से कर लिया हूँ। कोई भी चीज को स्किप करना एडवाइजेबल नहीं है। तो सजेस्टेड है कि अगर आप कोई भी चीज में कमी फील कर रहे हैं तो उस वीडियो को वापस देख सकते हैं, या फिर उसका रैपिड रिवीजन वीडियो देखिए, या फिर उसका सम्स करिए। बहुत बार होता है सम्स करने से और क्लियर हो जाएगा, प्रैक्टिस क्लास करके देखिए। अधूरा मत छोड़िए कोई भी, ये एडवाइजेबल नहीं है, और बाकी रिस्क आपका है। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग और ओवरहेड दोनों से एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। हाँ जी बोलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ऋषभ बोलिए। हाँ जी ऋषभ बोलिए। हेलो सर। हाँ सर सर मैं बोल रहा था सर कि मैं डेली क्लास करता हूँ सर, पीछे का सर कैसे याद करूँ, क्योंकि सर आगे का याद बनाता हूँ, सॉल्व करता हूँ, तो सर पीछे का भूल जाता हूँ सर, कोई फॉर्मेट हाँ, सर। तो आप कोई अनोखे थोड़ी हैं, सभी भूल जाते हैं, हम भी भूल तो उसी जाते को हैं। सर कैसे याद? अरे वो क्या होता है, देखो कोई भी चीज को वापस कभी ऐसे माइंड में दोहराया करो। जैसे आज कोई एक चैप्टर बोलो आप फॉर एग्जांपल। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। हाँ, अब ऐसे माइंड में बैठ के, खाली बैठ के उसको दोहराया करो कि ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में क्या क्या था, याद करो, सीक्वेंस में याद करो, एक पिक्चर के तरह कि सर ने पहला क्लास में क्या क्या बताया था। यस सर। याद करो थोड़ा सा कि सर ने पहला क्लास में ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में गुड्स ट्रांसपोर्ट बताया था, फिर पैसेंजर ट्रांसपोर्ट बताया था, उसके कुछ सम्स कराए थे। तो पैसेंजर ट्रांसपोर्ट में किस टाइप के सम्स थे? वो एक सम्स था जिसमें एक्स लेके नीचे में वो फेयर निकालना होता था। फिर यस ऐसे ऐसे जैसे मतलब माइंड दौड़ाओगे ना, वो देखोगे आपको याद है। आपको ऐसे लगता है कि मुझे याद नहीं है, हाँ 100% नहीं याद रहता है, तो वो प्रैक्टिस करने के बहाने फिर याद आ जाएगा। फिर जब वापस उसका कॉन्सेप्ट घुमाओगे तो फिर याद आ जाएगा। मतलब यही तरीका है उसका। और ऐसे कोई भी चीज को घुमाओ, एकदम जीरो पे तो कुछ नहीं रहता होगा। और इस तरह से जितना फ्रीक्वेंटली अगर आप थोड़ा थोड़ा घुमाओगे ना, आपको फायदा होगा। थोड़ा थोड़ा फ्रीक्वेंटली घुमाना पड़ता है। मतलब अब जैसे बहुत दिन का गैप हो गया तो अचानक एक बार देख लेने से याद आ जाता है। अब जैसे कभी कभी मेरे साथ भी होता है, मैं आपको कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ, कॉस्ट का बैच चल रहा है चल रहा है चल रहा है, मेरे को अचानक से लगता है मैं एफएम भूल गया। मेरे को लगता है एफएम में भूल गया, एकदम याद ही नहीं आ रहा है। तो फिर मैं अचानक थोड़ा सा माइंड को शांत करता हूँ, और फिर बोलता हूँ कि अच्छा हाँ, ये चैप्टर में क्या क्या पॉइंट्स होता था जो मैं पढ़ाता था। तो 1 2 3 करके याद करने की कोशिश करता हूँ, सब याद आ जाता है। तो वो और थोड़ा सर सा। मैं ये, हाँ बोलो। यस सर, मैं बोला था सर आपका जैसे मैथ में वो जो बुक है डीडीपी, अभी का सर मैथ का क्वेश्चन रेलिवेंट है, फिर आईसीआई भी मुझे देखना होगा क्या सर? अब तो देखना ही पड़ेगा। अभी का मैथ से तो कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, खाली उतना सम से और पास पास होना मुश्किल है। मतलब मुश्किल क्या, सर होने में अभी हो जाओगे अगर बहुत अच्छे से कंसेप्ट किया हुआ है तो। बट अच्छा सर जैसे नंबर आपका लाना है। हाँ हाँ ये आपका सर जो वो डीजीपी पूछा है सर, उसमें तो पूरा हर लास्ट 4 ईयर का पूरा किया हुआ है क्वेश्चन हाँ, आईसीआई। तो उतना करना पड़ता है तो हाँ यही तो तो वही बोल। समझा रहे हैं, करना पड़ेगा। हाँ, ये देखो नंबर कितना चाहिए, 40 50 चाहिए, छोड़ दो। नहीं नहीं लड़ाई सर, बिल्कुल। 80 90 100 का है। 80 90 100 ऐसे ही नहीं आएगा। थैंक यू सर। जरूर। बोलिए। सर एक चीज और, बोलिए। सर जो आपने कहा कि वो दिव्य जड़ी बूटी वाला जो रिविजन हाँ है सर, सर हाँ। सर वो जैसे यूट्यूब पे पड़े हुए हैं सर, हम्म। बट जो आगे चैप्टर्स होने वाले हैं वो मेरे अगर नहीं हुए तो वो सर यूजलेस है अभी के लिए।
सर नहीं जो हो गए सर, अगर कोई शेड्यूल होता जैसे कि सर आप बनाया नहीं हूँ शेड्यूल activity अभी तक, मैंने बनाया नहीं अभी तक शेड्यूल। पहले एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग कराने का सोचा हूँ, क्योंकि मेरे नज़र में वो इम्पोर्टेंट चैप्टर है, हर बार आता है, तो मैं थोड़ा सा इम्पोर्टेंट चैप्टर को पहले करा दिया कि क्या होता है पहले से कोई लोग सर्च कर रहे हो तो उनको मिल जाए। तो अब नेक्स्ट आप बोलेंगे तो आप लोग आएंगे बात करेंगे तो मैं शेड्यूल बना लूंगा, कोई सीक्वेंस सेट कर लूंगा। और अगर आप बोलेंगे तो कि सर क्लास का ही सीक्वेंस में आप पकड़ लीजिए, वो ज़्यादा बेटर होगा। सर क्लास के सर वो ज्यादा ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर अब एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग छोटा सा चैप्टर है, उसको करा देते हैं। उसके बाद मटेरियल कॉस्टिंग से चालू कर देंगे, क्लास का सीक्वेंस में चले जाएंगे। ओके सर, हम्म। थैंक यू। या फिर आप बोलो तो अभी कल से मटेरियल कॉस्टिंग ही चालू कर देंगे, क्या दिक्कत है? ये सर सही रहेगा, हाँ सही रहेगा ना। सही रहेगा सर। ठीक है, मटेरियल कॉस्टिंग से ही स्टार्ट करते हैं, कल का चेंज कर देंगे शेड्यूल। बोलिए। कल मटेरियल कॉस्टिंग। हाँ कल से ही कर लेते हैं मटेरियल कॉस्ट। बोलो केशव, क्या बोल रहे हो? अनम्यूट करो अपने आप को। हाँ केशव, आवाज नहीं आ रहा है, म्यूट हुआ हुआ है, आप म्यूट हुआ हुआ है, अनम्यूट करो। नहीं आवाज नहीं आ रहा है। अच्छा देखो क्या प्रॉब्लम है, आप अपना एक बार आवाज का देखो। और कौन बोल रहा है? प्रणय कुछ बोल रहा है क्या? हाँ नहीं सर, गलती से अनम्यूट हो गया था। अच्छा अच्छा। श्रुति पूछ सर रही है जो कुछ सर, सबमिट आया है क्या सर? श्रुति पूछ रही है सर जो साइट पे अपलोडेड टेस्ट है वो सब कुछ के लिए टाइम मैनेजमेंट कैसे करें? बट साइट पे कौन सा टेस्ट का बात कर रहे हैं आप? क्लास सीक्वेंस बेटर है साहिल बोल रहा है, बिकॉज उसके बेसिस पे डीजेबी भी सॉल्व कर लेंगे। चलिए वेरी गुड। हाँ क्या बोल रहा है ऋषभ? सर मैं बोला था सर, वो कॉस्ट में भी कुछ अमेंडमेंट आया है क्या सर? अमेंडमेंट कुछ नहीं है रे, बस वो इंस्टीट्यूट मैट में थोड़ा बहुत जो डिफरेंट तरीका से किया हुआ है वही है। जैसे आपको बताया ना एडमिन ओवरहेड को लेकर, हाँ मैं ये उसका वीडियो टेलीग्राम में भी डाला था, आप लोग देखे ही नहीं होंगे मेरे हिसाब से। तो वो एडमिन ओवरहेड को लेकर है, ऐसे इंटरेस्ट कॉस्ट को लेके है। इंटरेस्ट कॉस्ट हम लोग कॉस्ट शीट से एक्सक्लूड करते हैं, बट हाँ ये जो कॉस्ट शीट बनाया हुआ है अभी उसमें क्या है कि इंटरेस्ट कॉस्ट लास्ट में कॉस्ट ऑफ सेल्स में ऐड कर देता है। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स में ऐड करता है तो मैं तो आपको ऐसे समझाता ही हूँ ना कॉन्सेप्चुअली कि देखो कॉस्ट शीट में सारा कॉस्ट ऐसे भी कैप्चर नहीं होता, जो प्रॉफिट आता है उससे और भी कॉस्ट माइनस होगा तभी नेट प्रॉफिट आएगा। तो इंस्टीट्यूट का एक सॉल्यूशन ऐसे भी आया जिसमें ग्रॉस प्रॉफिट लेके उसमें से इंटरेस्ट माइनस करके नेट प्रॉफिट दिखा दिया। अब इंस्टीट्यूट मैट में क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ सेल्स में इंटरेस्ट ऐड कर दिया। तो पॉइंट ये है ना कि आप अगर जो इंस्टीट्यूट कर रहा है वो करोगे तो नंबर ज्यादा उड़ जाएंगे, बस यही बात है। और ये सब चीज मैं क्लास में उतना नहीं बोलता था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था उस समय तक कि इंस्टीट्यूट हर आंसर को कंसिडर करता है। ठीक है, बट ऑफ लेट अभी देख रहे हैं जो मैं आपको बताया, ये नवंबर से लेके अभी तक का मेरा एनालिसिस है, ये 2 टर्म का, नवंबर जनवरी में जो एग्जाम हुआ था फाइनल में इंटर में, कि इंस्टीट्यूट नंबर नहीं दे रहा है। क्यों फिर हम लोग रिस्क लें? मेरे बच्चे का जब 90 भी आ सकता है तो हम क्यों उसको 80 पे सेटल कराएं? जब किसी का 90 आ सकता है, 95 आ सकता है, तो क्यों वो 80 ला के रुक जाएगा? कहाँ पे नंबर कटा कोई देखने तो जाता नहीं है, बट नंबर कटा कहाँ पे वो मेरे को पता चल रहा है, तो मैं आपको गाइड कर रहा हूँ ये प्रैक्टिस क्लास के थ्रू। तो हम लोग क्यों रिस्क लें? पॉइंट ये है, क्यों हम लोग दो दो बात रखें? हाँ जानने के लिए सीख लिए, बट एग्जाम में जो इंस्टीट्यूट कर रहा है वही करेंगे ना यार, क्यों माथापच्ची करें? यस। अच्छा सुहानी गुप्ता बोल रही है क्लास स्लाइड्स में जो टेस्ट है उसके लिए। अब देखो उसको तो करते रहना चाहिए, जैसे जैसे चैप्टर खत्म हो रहा है। क्लास स्लाइड में जो टेस्ट है उसको चैप्टर खत्म होते ही करते रहना पड़ता है। टाइम मैनेजमेंट कैसे करें इसका कोई जवाब नहीं है। जैसे अब आपका कोई मन होता है कोई वेब सीरीज देखने का, तो आप टाइम मैनेज करके टाइम निकाल लेते हो कि चल आज इसका एक एपिसोड देखना है। ऐसा थोड़ी कि पूरा सुबह से शाम पढ़ाई में ही जीवन बीत रहा है। तो वो तो खुद ही एक जील लाना पड़ेगा करने का।
बोलो केशव, ठीक हुआ? एक्सक्यूज मी सर। केशव ठीक हुआ तुम्हारा? नहीं हुआ, तेरा आवाज चला गया केशव। टाइप कर दे, क्वेरी टाइप कर दे। एक्सक्यूज मी हाँ सर। हाँ सर मैं पूछ रहा था, जैसे मेरा अभी 3-4 चैप्टर बाकी है क्लासेस देखना, हाँ। बट सर मैंने शुरू से ये मतलब सोच के रखा था कि लास्ट में सारा क्लास कंप्लीट करके एक बार में प्रैक्टिस करेंगे। देखो उसमें मतलब चाप समय नहीं चाप मिल मैं पाता। रियलिटी समझाया ना तुमको कि पहले ऐसे करोगे तो 5 दिन में चाप कम गिरेगा, नहीं तो हाथ में 5 दिन में कितना प्रैक्टिस कर लोगे ये मेरे को बता दो। प्रैक्टिस का क्वांटिटी कम हो जाएगा, फिर ओवर खाली ऑडिट करके जाओगे, खाली देखा ओके हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, वो अजम्पशंस पे जाओ। तो उस रिस्क को तो अगर सर कम करना है तो भाई 2 घंटा कम सो ले। अभी कितना घंटा मेहनत कर रहा है तुम सुबह से रात में? सर 10-11 घंटा तो मतलब ट्यूशन करते हैं सिर्फ सर, अपने से नहीं पता। तो, अपने से 5 ट्यूशन करते हैं डेली की। तो 5 करता है ना तो 10-12 ही तो हुआ। यस सर, बट एक एक कोई कोई ट्यूशन 4 घंटा का भी रहता अरे है, बाप एक ट्यूशन। अब जैसा भी है, अब बताओ यही सर। जीवन है, ऐसा मान लो अब। और क्या बोलोगे? और 2 घंटा खींचो, अच्छा, क्या करोगे? मतलब बट सर तो अभी से ही मतलब हम करना स्टार्ट कर दे कॉस्टिंग, या फिर हाँ एक वेट कर लें सब्जेक्ट। जब तक मतलब 10 जुलाई तक सारा कंप्लीट हो जाएगा ट्यूशन? ठीक है, वो 10 का 20 हो जाए, मेरे साथ साथ करोगे तो फायदा ये लाइव है, इंटरेक्शन हो जाएगा, नहीं तो वीडियो तो जिंदाबाद है ही। ओ, तो सर कैसे मतलब कल से स्टार्ट कर दें या फिर पहले कल से ही पुराना कर जो पढ़ा दीजिए, दिए? कल से ही कर दीजिए, पुराना को जब टाइम मिले तब कर लीजिएगा। ओके सर। केशव बोल रहे हैं जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे और उस वक्त कुछ डाउट आता है तो आपसे कैसे समझेंगे? तो अभी कौन सा प्रैक्टिस बोल रहे हैं आप? ये यूट्यूब लाइव में जो हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं? यूट्यूब लाइव में जो प्रैक्टिस हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं क्या? तो उसमें तो लाइव क्लास है, उसमें पूछ लीजिएगा। और बाद में अगर प्रैक्टिस करने की आप बात बोल रहे हैं तो अगर डाउट आता है तो आप सारा डाउट को नोट कर लीजिए। तो जैसे डाउट आया वैसे तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकता है, वो डाउट को नोट करना पड़ेगा, मार्किंग करके रखना पड़ेगा। आप लोग वो सब यूज करते हैं क्या? इंडेक्स, पोस्टर्स, वो सब बहुत काम आता है। छोटा छोटा जो स्टिकी नोट्स नहीं होता है क्या, जो डायरी में अलग अलग, अभी इस डायरी में नहीं है, देखिए ना छोटा छोटा कलरफुल नोट्स वगैरह, पोस्ट वगैरह, तो उसको यूज करके जहां जहां डाउट आता है, हाँ एग्जैक्टली केशव सही दिखा है, उसको मार के रखोगे। और फिर 2 ऑप्शन है कि मेरे साथ आप ऑनलाइन मीटिंग बुक कर सकते हो, उसका लिंक वगैरह आपको एसजीसी में व्हाट्सएप करोगे तो मिल जाएगा। अगर आप बोलोगे तो मैं अभी भी दे सकता हूँ, उससे आप ऑनलाइन 1-to-1 मेरे से मीटिंग बुक कर लोगे। और उसमें लिख दोगे कि क्या क्या क्वेरी का सॉल्यूशन लेना है, और खटाखट बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं, इस बैच में से भी आते हैं। आप लोग को पता ही नहीं था क्या ये चीज़? केशव बोल रहा पता ही नहीं था, बहुत लोगों को तो बताया हुआ है ऐसे। मैं अभी लिंक टाइप कर देता हूँ, आप उसको यूज़ करके मीटिंग बुक कर सकते हो, उस नोट करके रखो। और दूसरा चीज़ है, ऐसे मेरा एक व्हाट्सएप नंबर भी है, हालांकि मैं व्हाट्सएप नंबर में बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं हूँ आप लोग की तरह, बट फिर भी आप लोग को शेयर कर देता हूँ। बहुत सारा स्टूडेंट लोग है ना, इसके लिए भी रेटिंग खराब करता है अपना। लास्ट बैच में एक स्टूडेंट था, ठीक है, उस स्टूडेंट का कोई एक दोस्त था जो यहाँ पे पढ़ा और फिर दूसरा जगह भी ट्यूशन ले लिया, तो दोनों आपस में दोस्ती में बात करते रहते थे। तो वो पूछा कि तुम दूसरा जगह ट्यूशन क्यों ले लिया? सतीश सर का तो क्लास लिया ही था। बोला अरे सतीश सर का क्लास में क्या होता है ना, वो व्हाट्सएप नंबर नहीं दे रखे ना, इसलिए हमको दूसरा जगह भी क्लास लेना पड़ गया। उस सर से हम व्हाट्सएप में बात कर लेते हैं। मतलब कैसे? बोला हमको पढ़ते पढ़ते बहुत क्वेरी आता है, हम रात को 11 बजे भी उस सर से पूछते, हमको रिप्लाई कर देते हैं। तो भैया मेरे को आप थोड़ा सा, हम लोग बाल बच्चे वाले, बीवी बच्चे वाले आदमी हैं, रात को 11 बजे बख्श दीजिएगा, क्वेरी डाल दीजिएगा, हमको जब समय होगा तब हम रिप्लाई करेंगे, ठीक है? तो ये नंबर अभी बनाया खाली व्हाट्सएप क्वेरी के लिए, जब भी क्वेरी डालेंगे अपना पूरा नाम और अपना पूरा बैच नंबर सब्जेक्ट ठीक से लिख के डालेंगे। और वॉइस नोट नहीं भेजेंगे, स्नैपशॉट भेज सकते हैं, और उसके साथ लिख के भेजेंगे। वॉइस नोट मत भेजिएगा, मेरा फ़ोन उतना अच्छा नहीं है, गरीब आदमी का एमआई फ़ोन है, ठीक है, तो उसमें बहुत कम शक्ति है हैंडल करने का।
चलो, और कोई क्वेरी है? नहीं है तो फिर मिलेंगे कभी ऐसा सेशन में, कभी और जरूरत पड़ेगा मेरे को लगेगा तो। और थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू फॉर लेंडिंग योर ईयर्स। आई होप आपने सारा का सारा Thanks a चीज lot. को अच्छे से नोट कर लिया है और आप Thank you, इसको फॉलो कर पाए। Yes. देखो सारा खेल मैं आपको बता दिया, थैंक यू सर। सारा खेल मैं आपको बता दिया कि इज नॉट जस्ट अबाउट लिसनिंग द ट्रिक्स फॉर सक्सेस, इट्स ओनली द सक्सेस विल कम ओनली इफ यू फॉलो द ट्रिक्स। जब आप इम्प्लीमेंट करोगे, अपने स्ट्रेटजीज को सजाओगे, तो आपको फायदा होगा ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप स्टार्ट करो और यही सिस्टम जो बताया ये बाकी सब्जेक्ट में भी फॉलो करने का कोशिश करो। अपना ऐसा ऐसा बनाओ, अब 8 में से कोई, जैसे एक सब्जेक्ट में 5 चैप्टर आपका मास्टर चैप्टर है, उसी तरह से 8 सब्जेक्ट में ऐसा 5 सब्जेक्ट चुनो जो आपको 90-90 नंबर, 80-80 नंबर लाके देगा, तो आप देखो आप रैंक भी पा जाओगे। ऐसा 5 सब्जेक्ट को चुनो। ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, इससे हमको सब कुछ आता है। ऐसा भी एक ऊपर लेवल में स्ट्रेटजी बन सकता है। चलिए बाय, टेक केयर, बाय सर। बाय थैंक बाय यू। बाय, थैंक यू सर। थैंक यू, Thank you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर।